Once again, welcome back, my friends, and welcome to my channel Xavier Science and Immigration. आज का एपिसोड जो होगा वो एपिसोड वही स्ट्रैटेजीज के ऊपर होगा, राइटिंग आइल्स राइटिंग के स्ट्रैटेजीज के ऊपर। इससे पहले मैंने जो एपिसोड्स बनाई है उसमें भी मैंने आज तक स्ट्रैटेजीज के ऊपर मेनली फोकस किया हुआ है। द रीजन इज कि एक बार आप अगर इन चीज़ों को जान जाओगे अच्छी तरह कि राइटिंग एक्चुअली क्या मांग रहा है या क्या चाहिए राइटिंग के लिए, ठीक है, तो आपका जर्नी जो है वो आसान हो जाएगा, आपका सफ़र आसान हो जाएगा। अब पिन पॉइंटेडली आपको पता होगा कि आपको एक राइटिंग के दौरान करना क्या है, किस चीज़ पे फोकस करनी है, किन चीज़ों को एलिमिनेट करना है। ये चीज़ें आपको इजीली याद रहेगी और उसके हिसाब से, उसके बेस पे आप राइटिंग टास्क को पूरा कर सको और अच्छा बैंड्स स्कोर कर सको, ठीक है। एक्चुअली इससे स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि एस्से जब हम लिखते हैं टास्क 2 या टास्क 1, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग हो गया या एस्से हो गया, ठीक है, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि हमें एक टास्क दी जाती है, उस टास्क को हमें लिखना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, यानी कि जो हम लिखना चाहते हैं या टास्क ने जो मांगा है, ठीक है ना, उसको हम सही तरीके से कम्युनिकेट करें, राइट, यूजिंग ए लैंग्वेज, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी अगर राइटिंग में, हर किसी, कोई भी लैंग्वेज आप ले लो, राइटिंग जब करते हैं तो मेन मकसद क्या होता है कि कम्युनिकेट करना, ठीक है। जो चीज़ मांगी गई है उस चीज़ को सही तरह से कम्युनिकेट अगर हो गया तो हमारा मकसद पूरा है, ठीक है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेट द टास्क, कम्युनिकेटिंग द टास्क टू द एग्जामिनर या टू द रीडर्स। इज इट क्लियर? तो नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे, जब हम आइल्स की बात करते हैं, आइल्स की राइटिंग जब करते हैं, तो ये एक वो बना हुआ है स्टार्टिंग से कि हम बड़े बड़े वोकैब्स पे या हैवी वोकैब्स पे या हैवी ग्रामर के ऊपर ऑटोमेटिक धीरे 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 हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फोकस हो जाते हैं, ठीक है। मन में डर रहता है कि भाई मेरा राइटिंग इतना उतना स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। एक तरह तरह के सवाल दिमाग में आता है, ठीक है। दोस्तों मेरी एक कहना मानो, ये बिल्कुल जो चीज़ है मैं वही चीज़ आपको कह रहा हूँ। मैंने पिछले भी मेरे एपिसोड्स में कहा हुआ है कि आइल्स जो टेस्ट है वो टेस्ट एक +2 का बच्चा भी दे रहा है और एक मास्टर्स के बच्चा भी दे रहा है, ठीक है। मास्टर्स का स्टूडेंट भी आइल्स दे रहा है और दोनों के लिए सेम क्वेश्चन पेपर सेट होता है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट नहीं होता है। दैट मीन्स क्या है, द वर्ड लेवल या राइटिंग लेवल, जो राइटिंग कैपेबिलिटीज है वो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे के अलग होगा और एक मास्टर्स के स्टूडेंट का अलग होगा, कैंडिडेट का अलग होगा। दोनों के राइटिंग में आपको वर्ड्स की डिफरेंसेस मिलेंगे, ठीक है। पर जब रिजल्ट आता है, +2 स्टूडेंट भी 9 बैंड ले रहा है और मास्टर्स का स्टूडेंट भी 9 बैंड ले रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, वर्ड्स का वेरिएशन खत्म हो गया। कॉमन चीज क्या है कि अगर दोनों ने सही तरह से कम्युनिकेट किया, चाहे वर्ड्स कुछ भी लिखा उन्होंने, अगर टास्क को सही तरह से कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेट कर दिया, एग्जामिनर को सही तरह से उन्होंने समझाने में या कन्विंस करने में कामयाब हो गए, तो दोनों को 9 बैंड्स मिल रहे हैं। सो दोस्तों ये दिमाग से निकाल दो कि आपको हैवी वोकैब्स के ऊपर जोर देना है या हैवी वोकैब्स ही लिखना है या हैवी ग्रामर या बहुत हाई लेवल की ग्रामर आपको चाहिए। ये चीजें, ये दिमाग से निकाल दो, ये आपको परेशान करेगा, ये परेशान करेगा। आप अच्छे करते हुए भी अच्छे कर नहीं पाओगे, आप अपना आउटपुट दे नहीं पाओगे, ठीक है ना। आप कंसंट्रेट करो, कम्युनिकेट, आप मेन फोकस दो उस टास्क को समझने में, और जो चीज आपको समझ में आई है उसको उसी अंदाज के साथ, उसी सोच के साथ कम्युनिकेट कर सको। ये इस पे ध्यान दो आप। इस पे अगर आप टाइम लगाओगे आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा और आपको स्कोर गारंटीड मिलेगा, डेफिनेटली आपको स्कोर मिलेगा, ठीक है ना। तो इन चीजों पे आप ये करो। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जो नए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अभी, ठीक है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी आप हिट करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस में आपको अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। आने वाले वीडियोस में मैंने राइटिंग का हर एक टास्क 1 के कुछ एग्जाम्पल्स और टास्क 2 के कुछ एग्जाम्पल्स, जो मेन मेन एग्जाम्पल्स हैं, उनको मैं इन डिटेल, इन डेप्थ डिस्कस करूंगा कि 6 से ऊपर 9 तक जाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और उन उन राइटिंग्स के अंदर आप देखोगे कि किस तरह से हम बैंड्स को, बैंड्स डिस्क्रिप्टर जो दिया हुआ है ऑफिशियल साइट पे, उसके हिसाब से हम उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो
आज का जो टॉपिक है मेनली, आज के टॉपिक इसी के ऊपर रहेगा कि आज की जो स्ट्रैटेजीज है राइटिंग के अंदर जो हमने यूज करना है, जो नॉर्मली हम फोकस जहाँ पे करना है उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, और जिन चीज़ों को एलिमिनेट करना है उन चीज़ों को करेंगे। ठीक है, एलिमिनेट भी करेंगे। ठीक है, सो स्ट्रैटेजीज एंड हिंट्स फॉर आइल्स राइटिंग। अब मेन पॉइंट पे आ जाओ। कम्युनिकेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक लैंग्वेज चाहिए और ग्रामर चाहिए। ठीक है, अब ये किस लेवल तक चाहिए ये टोटल अलग चीज़ है। ठीक है, मेन क्या है? कम्युनिकेट करना है। आपको ग्रामर, बेसिक्स ऑफ ग्रामर आता है। ठीक है, तो मीडियम लेवल पे ग्रामर आता है। आपको पता है कि भाई हाँ मैंने ये सेंटेंस फ्रेम कर सकता हूँ या इजीली इन सेंटेंस को फ्रेम कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके थ्रू जो वर्ड्स आपके पास है, आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड 1 से लेके 12th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश पढ़ी है, एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और बाकी सब्जेक्ट्स भी आपने इंग्लिश में ही पढ़ा है। सो यू हैव गॉट एनफ वर्ड्स इन योर माइंड। आपके दिमाग में बहुत सारी वर्ड्स पड़ी है। ठीक है, उनको सही तरह से यूज करो। डेफिनेटली दैट इज एनफ टू स्कोर वेरी गुड स्कोर, वेरी वेरी गुड बैंड स्कोर। ठीक है ना, उस पर ध्यान दो। आप जो आपके पास है उसको सही तरह से यूज करना में टाइम लगाओ। दैट विल गिव यू ए गुड स्कोर। ठीक है ना, तो स्ट्रैटेजीज किसके ऊपर बेस करता है? राइटिंग के ग्रामर, वोकैब्स और आइडिया जनरेशन। ठीक है, नॉर्मली यही तीन चीजें कहते हैं कि भाई आपके आइडियाज अच्छे होने चाहिए, वोकैब्स हैवी होने चाहिए और ग्रामर भी टॉप लेवल के होने चाहिए। ठीक है, पर क्या वाकई में वो चीज है या वो कहने का अर्थ यही है? ठीक है, इस चीज को आज हम देखेंगे। ग्रामर में आपको क्या क्या चाहिए? ठीक है, ग्रामर में देखो मेनली किन किन चीजों को हम ले रहे हैं। एक तो हिंट्स के किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, पैसिव फॉर्म्स यूज करनी है, प्लूरल फॉर्म्स यूज करना है, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट टेंस कब यूज करेंगे, प्रोनाउंस का मिसयूज कैसे रोकेंगे, और आर्टिकल्स का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कहाँ पे नहीं होगा। उसी तरह वोकैब्स के अंदर वोकैब की इंट्रोडक्शन क्या है, लैंग्वेज वेरिएशंस क्या है, उसके अंदर मिस यूज ऑफ वर्ड्स कैसे होता है, जब हम लिखते हैं तो उन वर्ड्स को कैसे हम गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज फिलर्स को हम अनजाने में कैसे अपनी राइटिंग के अंदर लेके आते हैं जो कि नहीं चाहिए, और वो हम धक्के से उन चीज़ों को करते हैं। ठीक है, उसके बाद ओरल लैंग्वेज, जो जब हम नॉर्मली बात करते हैं उस टाइम पे जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, लिखने के टाइम पे हम वो वर्ड्स नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा वर्ड्स लिखने के टाइम पे चेंज हो जाता है। ठीक है, और सेम चीज हमें राइटिंग पे भी मेंटेन करना है। ठीक है, उस टाइप के कुछ वर्ड्स देखेंगे जो वर्ड्स ओरल में चलता है पर राइटिंग पे नहीं चलता है। ठीक है, उसके बाद है नाउन्स, सम और दोज नाउन्स के साथ नहीं लगानी है, कुछ एक नाउन्स के साथ नहीं लगानी है। ठीक है, एग्जैगरेशन नहीं करना है। ठीक है, प्रिसाइज लैंग्वेज को यूज करना है, पॉजिटिव लैंग्वेज रखना है, नेगेटिविटी बिल्कुल रखना ही नहीं। ट्राई करेंगे कि नेगेटिविटी को अवॉइड करें और पॉजिटिविटी उसके अंदर, नेगेटिव को भी पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और सब्जेक्ट हमें दी गई है, टास्क जो दी गई है करने के लिए, उसको पूरी डिस्क्रिप्शन में पूरे डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, और उसके बाद अमाउंट ऑफ अटेंशन कितनी होनी चाहिए, लीव रीडर्स हैंगिंग। ठीक है, ये चीजें, हैंगिंग मतलब डाउटफुल रखना नहीं है। जो आपके रीडर्स हैं उनके दिमाग में किसी तरह की डाउट नहीं रहना चाहिए आपके ऐसे पढ़ने के बाद या टास्क पढ़ने के बाद। ठीक है, उसी तरह आइडिया जनरेशन के अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे, भाई आइडियाज जनरेट करने के लिए क्या होना चाहिए, या आइडिया जनरेशन का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या उसके पीछे मेन रीजन क्या है। ठीक है, टॉपिक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन कैसे करना है, देन क्या वो टॉपिक बाइनरी है या ग्रेडेड है, ये भी जानना है, जरूरी है। उसके बाद एडवांटेज, प्रॉस एंड कॉन्स, एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक है, उसके बाद डायमेंशन, टाइम, प्लेस, कल्चर, इनको लेके देखेंगे। देन लॉजिकल चेंज यानी कि कोहेरेंस, कोहेशन। ठीक है, लॉजिकल चेंज को कैसे एस्टेब्लिश करना है उन आइडियाज को लेके। ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर आज का मेरा टॉपिक कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, और इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे और इन चीजों को ध्यान में रख के, और पिछले जो मैंने कुछ एक हिंट्स दिया हुआ है पिछले एपिसोड्स के अंदर, उनको इकट्ठा आप अगर करोगे तो ऑलमोस्ट आप राइटिंग जब स्टार्ट करोगे डेफिनेटली आप 6 से ऊपर ही जाओगे, 6 से नीचे नहीं आओगे, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं अभी तक कर रहा हूँ वो 6 बैंड एंड अबव के लिए मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप 9 भी ला सकते हो, 8 भी ला सकते हो, 7 भी ला सकते हो, 6 से नीचे नहीं आओगे, ये गारंटी है। अगर इस चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो तो 6 से नीचे आने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, किसी भी कीमत पे आप 6 से नीचे नहीं आओगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर के पॉइंट्स के ऊपर से। ठीक है, ग्रामर पहला हिंट है। ठीक है, हिंट क्या कह रहा है, ग्रामर इज द कन्वेंशन ऑफ प्रेजेंटिंग लैंग्वेज एंड इज एन एड टू कम्युनिकेशन। ठीक है, ग्रामर एक जरिया है जो लैंग्वेज को प्रेजेंट करने में हेल्प करता है
और कम्युनिकेशन का एक जरिया है। ग्रामर के थ्रू ही हम कम्युनिकेट करते हैं जो हमारे दिमाग में है, या जो हम सोच रहे हैं, या जो हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है, वो ग्रामेटिकल वर्ड्स को यूज करके, ग्रामर को प्रॉपर वे में सेट करके हम उस वर्ड को, उस सोच को हम आगे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, द एम शुड बी टू यूज द कन्वेंशंस इन सिंपलेस्ट वे पॉसिबल टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। यहाँ दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एम क्या होना चाहिए कम्युनिकेट करने के टाइम पे, हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि आसान से आसान तरीके से टू द पॉइंट जो हम कहना चाहते हैं वो सामने वाले को या रीडर के दिमाग में वो चीज हिट करे। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यानी कि यहाँ पे अगर हम इस चीज को अगर हम मान के चलते हैं तो हमें बहुत हैवी या बहुत बड़ी लेवल की चीजें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए टू दी पॉइंट होना चाहिए, सिंपल हिट करना चाहिए टारगेट पे। ठीक है, सो टिप क्या है, कीप ग्रामर स्ट्रक्चर एज सिंपल एज पॉसिबल। जो स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो आप बेफिक्र रहो कि आपको वो स्ट्रक्चर अच्छी तरह आता है, आप कॉन्फिडेंट हो उस स्ट्रक्चर के ऊपर, वही स्ट्रक्चर्स आप यूज करो कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज पैसिव फॉर्म्स। ओवर यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन मेक एसेस इनफॉर्मल, यूज जुडिशियसली, इट इज बेस्ट टू यूज पैसिव फॉर्म और जनरलाइज सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये है कि पर्सनल प्रोनाउंस ज्यादा नहीं करना। पर्सनल प्रोनाउंस कहाँ पे, जहाँ पे जरूरी है वहीं पे करना है, जहाँ पे आपका ओपिनियन मांगा गया स्पेसिफिक आपका ओपिनियन, गिव योर ओपिनियन, उस केस में आप पर्सनल प्रोनाउन यूज करो। अदरवाइज फर्स्ट पर्सन का यूज करना अवॉइड करो। उससे क्या होता है, एक इनफॉर्मल टाइप का राइटअप झलकता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं झलकती उस चीज के अंदर। ठीक है ना, सो इससे बेटर है कि आप उस जो राइटिंग है कोशिश करो उसको जनरलाइज फॉर्मेट में रखने के लिए। ठीक है, और कहीं की जगह पे जहां पे आप कर सकते हो पैसिव में कर सकते हो, पैसिव फॉर्म में, सो गो फॉर दैट पैसिव फॉर्म। ठीक है, एग्जांपल एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, द एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज इट प्रोवाइड्स मेनी ऑफ थिंग्स दैट वी नीड। यहाँ पे अस भी यूज हुआ और वी भी यूज हुआ। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल एक तरह से ये प्रोनाउंस ही है। ठीक है ना, तो इन चीजों को क्या हम इसी सेंटेंस को थोड़ा सा अगर इम्प्रोवाइज करते हैं तो जनरलाइज फॉर्म में अगर लेके आते हैं, आज वी को हटा दें, सबके लिए सेम एनवायरनमेंट, सबके लिए है, इंपॉर्टेंट किसके लिए नहीं है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है। सो इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में मैं लेके जाऊंगा तो मैं किस तरह से इसी सेंटेंस को लिखूंगा, द एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स मेनी नेसेसिटीज। नेसेसिटी सबको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है ना, सो ये उसके जनरलाइज फॉर्म है। तो ये टू द पॉइंट होता है और ये थोड़ा सा इफेक्टिव भी है। ठीक है, आप सेंटेंस लिखने के बाद एक सेकंड थॉट दो। जब स्टार्टिंग में आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, राइटिंग की प्रैक्टिस आप जब स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट टाइम टू गिव अ सेकंड थॉट ऑन ईच एंड एवरी सेंटेंस दैट यू राइट। ठीक है ना, जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हो ना उसके एक सेकंड थॉट दो। सेकंड थॉट दोगे तो आपको इंप्रूवाइजेशन मिलेगा। ठीक है ना, सेकंड टाइम उसको पढ़ो। जब आप पढ़ोगे लिखने के बाद एज ए रीडर आप उसको पढ़ो तो आप देखोगे मीनिंग कम्युनिकेशन, अगर वही मीनिंग आपको कम्युनिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो जब आप स्टार्टिंग फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे जब आप राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो, मान के चले अभी तक आपने नहीं करा है, तो मेरा कहना मानो आज से आप ये काम करना शुरू करो और देखो आपकी इंप्रूवमेंट, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी राइटिंग के अंदर। राइटिंग इंप्रूव करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप खुद ही राइटर हो और आप खुद ही रीडर हो। आप राइट करने के टाइम पे जो सोच के आप लिखा था वो लाइन, एज ए रीडर पढ़ने के टाइम पे क्या वही सोच आपके दिमाग में आ रहा है? अगर आ रहा है दैट मीन्स आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी ठीक है, कम्युनिकेट इफेक्टिव है। अगर नहीं आ रहा है, डाउट्स आ रहे हैं, एम्बिग्विटी है, दैट मीन्स वो सेंटेंस में चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, वही वही आपको हिंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे, यूज सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना, इन टास्क वन राइटिंग स्टूडेंट्स आर यूजुअली, इन टास्क वन राइटिंग क्या होता है, स्टूडेंट्स आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू ईदर डिस्क्राइब इवेंट्स अकर्ड इन द पास्ट और हिस्टोरिकल डाटा। ठीक है, ग्राफ दिया होता है या कोई एक इमेज होती है। ठीक है, कोई पुराना 500 साल पहले ऐसा था, आज ऐसा है। ठीक है, कुछ पास्ट के साथ रिलेट होता है और प्रेजेंट के साथ भी वो लिंक होता है। ग्राफ के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि पुराना डाटा हो, उसके बाद एक मिडिल पीरियड का टाइम डाटा हो, करंट टाइम का डाटा हो और फ्यूचर का प्रेडिक्शन भी हो। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पे होती है तो वहां पे आप किस तरह का सेंटेंस यूज करोगे, यूज सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना, ऑलवेज बेटर टू यूज सिंपल पास्ट टेंस। द रीजन इज ईडी फॉर्म अगर यूज करोगे, ठीक है, तो मेन इसमें होता क्या है, इन सिंपल पास्ट में और सिंपल प्रेजेंट में आप सेंटेंस स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हो, आपको कॉम्प्लेक्स ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, वो इजी रहेगा आपको एक फ्लो मेंटेन करने के लिए, एक कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे, इन 1950s इन द यूके ओनली 10% ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अटेंडेड, ईडी लग गया, ये पास्ट का डाटा है, 1950 की बात कर रहा है।
ठीक है, यू के ओनली 10% ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, द 10% ऑफ स्टूडेंट्स भी क्लियर है, ठीक है, अटेंडेड यूनिवर्सिटी अटेंड किए हैं, ठीक है। विच इज द टास्क 2 राइटिंग में क्या होता है, जनरली द सब्जेक्ट्स आर इवेंट्स दैट आर अकरिंग इन द पास्ट, आर अकरिंग नाउ एंड आर लाइकली टू कंटिन्यू टू अकर इन द फ्यूचर। यानी कि जो टॉपिक हमें दी जाती है टास्क 2 के अंदर, उसका रिलेशन पास्ट से भी होता है, प्रेजेंट पे भी होता है, और आने वाले दिनों में उसका असर भी होता है। इन एक ये फ्लो का हमें मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इन सच केसेस यूज द प्रेजेंट फॉर्म फॉर द मेन वर्ब एंड फॉर सेकेंडरी वर्ब यूज टू और आईएनजी, ठीक है। जो मेन वर्ब है, ठीक है ना, उसके साथ प्रेजेंट फॉर्म में रखो, और जो सेकेंडरी वर्ब है उसको टू लगा के यूज कर सकते हो, या उस वर्ब में आईएनजी लगा सकते हो। एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्जांपल क्या दिया हुआ है, इन मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है ना, प्रेजेंट फॉर्म आ गया। इन मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट दैट दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड वर्ब है, टू अटेंड आ गया, टू लग गया, ठीक है, टू अटेंड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एक चीज नॉर्मली हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे मैंने राइटिंग्स में देखी है, बहुत सारे राइटअप्स में देखे हैं, क्या करते हैं, टू के साथ आईएनजी वाला फॉर्म यूज कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी टू अटेंडिंग यूनिवर्सिटी कर देते हैं। याद रखो, अगर आईएनजी फॉर्म आप यूज कर रहे हो तो टू यूज नहीं करना, टू कभी नहीं आएगा, आईएनजी के साथ टू नहीं आएगा, ठीक है ना, ये फॉर्म नहीं आएगा इस जगह पे, खास करके मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप आईएनजी फॉर्म में अटेंड को लिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा, दैट दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ अटेंडिंग यूनिवर्सिटी आएगा, ऑफ अटेंडिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये माइनर चेंजेस करना है आपने, ठीक है ना। तो टिप में मैंने इसलिए लिख रखा है, डू नॉट ऐड टू इन फ्रंट ऑफ द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। जो अगर आपने आईएनजी फॉर्म पे बना के आप सेंटेंस को पूरा करना चाहते हो तो टू को भूल जाओ, अदरवाइज टू के साथ अगर लिख रहे हो तो आईएनजी को भूल जाओ, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज प्लूरल फॉर्म्स। प्लूरल फॉर्म्स यूज करने के लिए क्यों एडवाइस की जाती है, उसके पीछे एक रीजन है, एक छोटा सा रीजन है। जनरली द टास्क 2 टॉपिक्स आर अबाउट जनरल आइडियाज, ठीक है, मेनली मेजर ऑफ जो टास्क होते हैं टास्क 2 के अंदर जनरल आइडियाज के ऊपर ही बेस करके होते हैं, देयरफॉर इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट इन प्लूरल फॉर्म्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल, इन मेनी सिटीज अराउंड द ग्लोब ट्रैफिक जाम्स प्रेजेंट मेजर प्रॉब्लम्स टू कम्यूटर्स। ट्रैफिक जाम्स प्लूरल है, मेजर प्रॉब्लम्स प्लूरल है, कम्यूटर्स प्लूरल है। इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ, यहाँ पे हमने आर्टिकल भी नहीं लिखा हमने, ठीक है ना, आर्टिकल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान के चलिए कई बार ऐसा होता है आर्टिकल्स कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो उस केस में बेटर क्या है कि आपको एक, अगर आप जनरल प्लूरल फॉर्म्स यूज कर रहे हो, ठीक है ना, आप अगर प्लूरल फॉर्म्स यूज कर रहे हो तो आपको आर्टिकल के झंझट में पड़ना नहीं पड़ेगा, आप इसके मिस यूज करने से बच जाओगे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कहाँ पे आर्टिकल लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, तो आप वहां पे सोचो क्या उस सेंटेंस को या उस थॉट को या उस आइडिया को आप जनरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में पेश कर सकते हो। अगर प्लूरल फॉर्म में आप अगर उसको प्रेजेंट करोगे तो आपका आर्टिकल वाला जो कंफ्यूजन है वो आपको वहां पे बचा लेगा, आपको वो आर्टिकल्स वहां पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये इसका बेनिफिट है अगर प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हो, क्योंकि नॉर्मली टास्क 2 के अंदर जो भी टॉपिक होता है वो जनरल टॉपिक जनरल आइडियाज के ऊपर होता है। सो वहां पे आप एक जनरल ये को दिमाग में रख के आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। अगर उसको सक्सेसफुली कर रहे हो तो आप आर्टिकल की यूज से बच जाओगे, ठीक है। जहां पे सिंगल आएगा वहां पे आपको सोचना पड़ेगा। अभी इसी सेंटेंस के अंदर आप देखो, इन मेनी सिटीज अराउंड द ग्लोब, द आर्टिकल लग गया ना यहाँ पे, ठीक है ना, ग्लोब, बट द ट्रैफिक जाम्स, द मेजर प्रॉब्लम्स, द कम्यूटर्स कहीं पे भी नहीं लगा, क्योंकि सारे प्लूरल में है, द कहीं पे भी नहीं लगा, इनके साथ ना लगेगा, ठीक है ना। ये एक बेस्ट तरीका है, आप इन चीजों को ध्यान दिमाग में रखनी है जिस टाइम पे आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हो या एक कुछ कोई आइडिया का आप प्रेजेंट कर रहे हो, क्या वो आइडिया जनरल कॉन्सेप्ट को लेके है या पर्टिकुलर किसी चीज को लेके है, ठीक है ना। इससे आप डिफरेंशिएट करो, और अगर वो जनरल सबके साथ है देन गो विद प्लूरल फॉर्म, सो दैट नो नीड ऑफ थिंकिंग अबाउट आर्टिकल्स, ठीक है ना। हो सकता है आपको डर होगा कि भाई मेरा आर्टिकल यहाँ पे गलत लग जाए या ये हो जाए, क्योंकि गलत करोगे तो स्कोर कटेगी, ठीक है ना। तो इससे बेहतर है कि आप वो चीज़ों को अवॉइड करो जो चीज़ जहाँ पे आपको डाउटफुल होता है। अवॉइड करने के लिए रास्ता क्या है, अवॉइड करने के लिए दूसरी तरीका क्या है, ये ट्रिक्स है, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में ये है मिस यूज ऑफ प्रोनाउंस। ग्रामर के अंदर ही नॉर्मली आता है मिस यूज ऑफ प्रोनाउंस।
प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्रोनाउंस आर रिप्लेसमेंट वर्ड्स दैट मस्ट रेफर बैक टू पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट कर सकता है, किसी बंदे को भी प्रेजेंट कर सकता है, जैसे ही, शी, दे, यू, ये सारे प्रोनाउंस हैं। आई, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस हो गया, ठीक है। इट, दैट, दोज, ये ऑब्जेक्ट्स के लिए हो गया, ठीक है। सो ए वर्ड एम्बिग्यूअस रेफरेंस। एम्बिग्यूअस रेफरेंस मतलब क्या है? एम्बिग्यूअस रेफरेंस मतलब डाउटफुल रेफरेंसेस, ठीक है ना, जहां पे डाउट क्रिएट करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है मैंने, the minister the minister and the minister and the engineer met. He said separate budget may be allocated for the project. अब यहाँ पे who is this he? ये ही कौन है? ये ही इंजीनियर है या ये ही मिनिस्टर है? कौन है? इंजीनियर, मेरे लिए इंजीनियर भी ठीक लग रहा है, मिनिस्टर भी ठीक लग रहा है, पर सेपरेट बजट ही सेड, इन दोनों में से कहा किसने? ही सेड सेपरेट बजट में बी एलोकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट। यहाँ पे एम्बिग्विटी है, दिस इज कॉल्ड एम्बिग्विटी, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोनाउन तो यूज हुआ है पर गलत तरीके से यूज हुआ है, ठीक है ना। इस तरह का गलती नहीं करनी। आप लिखने के बाद मान के चले आपने एक सेंटेंस लिख लिया, इसी तरह सेंटेंस लिख लिया, तो आप जब उसका एज ए रीडर रीड करोगे ना, देन यू पुट क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोनाउन। क्या वो प्रोनाउन क्लियर कर रहा है किसके बारे में बात कर रहा है? अगर क्लियर कर रहा है आपका सेंटेंस ठीक है, अगर क्लियर नहीं कर रहा है चेंज इट, उसको वहां पे चेंजेस जरूरत है और चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या है? द मिनिस्टर एंड द इंजीनियर मेट। द मिनिस्टर और द इंजीनियर, ठीक है, दोनों में से जो भी इसने बात को कही है उसको आप क्लियरली लिखोगे। द मिनिस्टर, अगर मिनिस्टर ने कहा द मिनिस्टर सेड सेपरेट बजट में बी एलोकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट, अगर इंजीनियर ने कहा तो द इंजीनियर सेड सेपरेट बजट में बी एलोकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप प्रोनाउन को यूज ही नहीं करना। यहाँ पे ऐसे केसेस में, ऐसी जगह पे जहाँ पे एम्बिग्विटी क्रिएट होने की चांसेस है, वहां पे प्रोनाउन को हटाओ। सब्जेक्ट जो है, जो मेन सब्जेक्ट है, जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो, उसी को सीधा मेंशन करो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ, अगर मिनिस्टर है तो मिनिस्टर, इंजीनियर है तो इंजीनियर। ये आपका कम्युनिकेटिव कैपेबिलिटी को क्लियर करेगा और टू द पॉइंट बताएगा कि आप किसके बारे में लिख रहे हो और उसके बारे में क्या लिख रहे हो। यहाँ पे कोई एम्बिग्विटी क्रिएट नहीं होगी, क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। तो टिप क्या है? इन केस ऑफ डाउट इट इज बेटर टू राइट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इट इज बेटर टू राइट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। जहां पे अगर आपको डाउट है कि एम्बिग्विटी क्रिएट हो रही है, अवॉइड करो, चांस ही ना दो। वहां पे आपको करना क्या है? कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के ऊपर ध्यान दो। तो क्या होगा? आपका कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगा, एम्बिग्विटी नहीं रहेगी, डाउट भी नहीं रहेगा। नॉर्मली आप, क्या होता है, एग्जामिनर, आइल्स के एग्जामिनर्स क्या करते हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं है कि आप एक एक वर्ड वो पढ़ेंगे या एक एक वर्ड पढ़ के वो सोचेंगे या उसको समझने की कोशिश करें। नहीं, वो पढ़ते जाएंगे, उनको जहां तक क्लियरली समझ में आ गया दैट मीन्स कम्युनिकेशन क्लियर है, मीनिंग क्लियर है, कम्युनिकेशन क्लियर है। जहां पे इस तरह की डाउट्स हो रही है, एम्बिग्विटी हो रही है, वो वहां पे पॉइंट आउट करेगा और वहीं पे स्कोर डाउन कर देगा, ठीक है ना। सो डोंट गिव दिस टाइप ऑफ चांसेस टू द एग्जामिनर टू गो थ्रू, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल्स, यूज ऑफ आर्टिकल्स, ए, एन, द। कहाँ पे हम आर्टिकल ए यूज करेंगे, कहाँ पे एन यूज करेंगे, कहाँ पे द करेंगे और कहाँ पे आर्टिकल लगेगा ही नहीं, ठीक है। ये टेबल आप पॉज करके देख सकते हो, इसके अंदर मैंने क्लियरली लिखा हुआ है किस किस जगह पे हम आर्टिकल्स को लगाएंगे। ए और एन किस जगह पे लगेगा? सिंगुलर पे लगेगा, ठीक है, और जनरल सेंस में लग सकता है, ठीक है। कंडीशन कब यूज होगा? वन ऑफ मेनी, यानी कि बहुत में से एक, उस जगह में हम ए और एन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। द कहाँ पे लगेगा? सिंगुलर पे लग सकता है, प्लूरल पे भी, स्पेसिफिक पे भी, पर जनरल पे नहीं लगेगा। जैसा ट्रैफिक जैम्स था वहां पे नहीं लगा, ठीक है ना। तो ये तीनों जगह में लग सकता है। कंडीशन क्या है? इट इज क्लियर विच वन यू आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे आप क्लियरली, जब आप क्लियर हो कि मैंने इस पर्टिकुलर आइटम के बारे में या पर्टिकुलर बंदे के बारे में या पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, वहीं पे द लगेगा, अदरवाइज द नहीं लगेगा, ठीक है। इट इज क्लियर दैट विच वन यू आर टॉकिंग अबाउट, इट इज क्लियर, ये क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, आर्टिकल कहाँ पे नहीं लगाएंगे? सिंगुलर पे नहीं लगाएंगे, प्लूरल पे लगेगा, स्पेसिफिक पे नहीं लगेगा, ठीक है, और जनरल पे नहीं लगेगा। स्पीकिंग, राइटिंग इन जनरल टर्म्स, ठीक है। स्पीकिंग ये कहाँ पे यूज होगा? स्पीकिंग और राइटिंग में, जनरल टर्म्स के अंदर यूज होगा, ठीक है। हम स्पेसिफिक पे भी नहीं लगाएंगे, सिंगुलर पे भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और नो आर्टिकल, मतलब नो आर्टिकल मतलब क्या है? प्लूरल पे नहीं आएगा, ठीक है। यस मतलब नहीं आएगा, यहाँ पे प्लूरल पे नहीं आएगा, नो आर्टिकल। और जनरल केस में भी नो आर्टिकल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि हम वहां पे ट्रैफिक जैम्स देखा था, कम्यूटर्स देखा था, उनके सामने लगा नहीं था, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड आर यूज ऑफ आर्टिकल्स इन राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है
वो कैप्स। ठीक है, सो ग्रामर पोर्शन खत्म हुआ। ग्रामर के अंदर आपने इन चीज़ों की ध्यान रखनी है। ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए आपको ग्रामर चाहिए। ग्रामर आप कॉम्प्लेक्स ना करो, ग्रामर को इजी रखो, स्ट्रक्चर को इजी रखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर रखो, कम्युनिकेट पे फोकस करो ज़्यादा। ठीक है, ना कि कॉम्प्लेक्स ग्रामर के ऊपर। ठीक है, कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस रखो, इजीली और टू द पॉइंट कम्युनिकेट करो, एम्बिग्विटी क्रिएट ना करो, प्रोनाउंस को सही तरह से यूज करो। तो क्या होगा, आपका राइटिंग का आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वर्ड्स। ठीक है, वोकैबुलरी। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ वोकैबुलरी, किस टाइप की वोकैबुलरी चाहिए राइटिंग को अचीव करने के लिए, गुड बैंड स्कोर लेने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, बैंड डिस्क्रिप्टर्स क्या कह रहे हैं, बैंड डिस्क्रिप्टर्स में आप जाकर देखोगे कहीं पे भी नहीं लिखा है हैवी वोकैब्स या बिग वर्ड्स, इस तरह से कहीं नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ इतना लिखा हुआ है रेंज ऑफ वोकैब्स। रेंज ऑफ वोकैब के अलग अलग मानक दे दिया गया, कहाँ पे क्लियर है, कहाँ पे गलतियां नहीं है। ठीक है, इस तरह से मानक अलग अलग मानक दे दिया गया। इफेक्टिव यूज ऑफ रेंज ऑफ वोकैब्स। ठीक है, वो स्कोर आपको देता जाएगा। ठीक है, सो व्हाट काइंड ऑफ वोकैब्स एक्चुअली वी नीड फॉर राइटिंग। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट कंस्टिट्यूट्स गुड वोकैबुलरी। ठीक है, ये जरूरी है कि आपको अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा कि गुड वोकैबुलरी किन किन चीजों को लेकर बनता है, या क्या ऐसी चीजें हैं जो गुड वोकैबुलरी कहला जाएगा। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू इम्प्रेस द एग्जामिनर बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स एंड फेल्स टू अचीव द डिजायर्ड बैंड स्कोर। ये होता है, ये हर एक के साथ होता है, ये इट्स ए कॉमन प्रॉब्लम। ये मैं कह रहा हूँ, मेरे से पहले भी बहुत लोग कहे होंगे इन चीजों को, पर फिर भी ये इस तरह से बना हुआ है कि सेंटर्स में हो गया या जो भी ये होता है, वो यही कहते हैं। स्टूडेंट्स पहले यहीं पे आके कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मेरा राइटिंग ठीक नहीं है, मेरा वर्ड्स अच्छा नहीं है। ठीक है, वो उसको वर्ड्स को एनहांस करने के चक्कर में जो वो ठीक लिख रहा था पहले, उसको खराब कर देता है। क्योंकि जो वर्ड्स वो सीख के लिखने की कोशिश करता है, उस वर्ड्स का प्रॉपर मीनिंग या प्रॉपर यूजेस नहीं पता होता है। सिर्फ वर्ड उसने सुन लिया और उस वर्ड को यूज करने की ट्रायल में वो सेंटेंस का मीनिंग ही बदल देते हैं। ये गलती है 100 में से 90 बच्चे करते हैं। ठीक है ना, ये बहकावे में आके, ये कुछ नहीं है, एक दूसरे को देख के ये गलतियां करते हैं। ठीक है ना, ये होता है, ये टेम्प्ट हो जाता है। अपने इंसान का माइंड इस तरह से है कि अगर लगेगा आप बिल्कुल एक पॉइंट को एक सिंपल वर्ड्स में आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके अगर किसी और ने उसी चीज को कन्वे किया, तो आपको लगता है कि भाई उसके वर्ड्स अच्छा है, मेरा वर्ड्स उस लेवल का नहीं है, मेरे को स्कोर नहीं मिलेगा। ये बहुत गलत सोच है। ये सोच दिमाग से निकाल दो आप। ये सोच जिस दिन निकलेगी आपके दिमाग से, आप राइटिंग में कभी मार नहीं खाओगे। क्योंकि आपको जो वर्ड्स, आपका जो स्ट्रेंथ है, आप उस स्ट्रेंथ को अच्छी तरह समझो, अच्छी तरह जानो। जो वर्ड्स आप जानते हो अच्छी तरह, उन्हीं को यूज करो। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, एग्जामिनर को खुश करने के लिए आप कॉम्प्लेक्स वर्ड्स की तरफ जाओगे, आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। क्योंकि उसके प्रॉपर यूज, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स अगर आप जाओ, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स की तरफ जाना नहीं चाहिए, जाना चाहिए, पर तभी जाओ और तभी उन वर्ड्स को यूज करो जब आप 100% श्योर हो कि इस सेंटेंस में ये वर्ड परफेक्ट बैठेगा, ये इस वर्ड का यूज यहाँ पे सही है। अदरवाइज धक्के से लगाने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, गुड वोकेबलरी मीन्स प्रिसाइज यूज ऑफ वर्ड्स रेदर देन यूज ऑफ रेयरली यूज्ड वर्ड्स। इस चीज को ध्यान रखो। गुड वोकेबलरी मीन्स प्रिसाइज यूज ऑफ वर्ड्स, यानी कि कौन सा वर्ड किस जगह पे किस टाइम पे यूज होगा, दैट इज कॉल्ड प्रिसाइज यूजिंग ऑफ वर्ड्स। ये तभी हो सकता है जब आप उस वर्ड के मीनिंग 100% श्योर हो। ठीक है ना, इसलिए राइटिंग में जिन वर्ड्स को आप अच्छी तरह जानते हो, उन्हीं वर्ड्स की इस्तेमाल करो। उसमें आप बेफिक्र रहोगे कि हाँ, मैंने ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया या मैंने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जहां पे स्कोर कटने का चांसेस है। ठीक है, यूजिंग ऑफ स्टैंडर्ड फ्रेजेस एंड कोलोकेशंस। कोलोकेशंस कौन से होते हैं, जो वर्ड्स दो दो वर्ड्स तीन तीन वर्ड्स साथ में चलते हैं, जैसे वाइज चॉइसेस, अनरीजनेबल डिमांड्स, एकेडमिक सेशन। ठीक है, ये जोड़ी वर्ड्स हैं, ये इनको हम कोलोकेशंस कहते हैं। ठीक है ना, टिप क्या है, यूज नेचुरल वोकेबलरी, डू नॉट अपग्रेड। आप अपग्रेड ना करो, जो आपके पास नेचुरल वोकेबलरी है ना, उन्हीं के थ्रू आप 9 बैंड ले सकते हो। ठीक है, आप अपने पे यकीन करो, अपने पे भरोसा करो, जो वर्ड्स आप जानते हो आपके दिमाग में, क्योंकि नॉर्मली हमने कभी यूज नहीं किया ना, हमारे डेली रूटीन में आता है, इसलिए वो वर्ड्स हमने फ्रिक्वेंटली यूज नहीं किया। ठीक है ना, कभी करें, इसलिए हमारे मन में डर है कि भाई मुझे आता नहीं है। आता है, आता नहीं है, नहीं आता है, बहुत सारी वर्ड्स दिमाग में है। ठीक है, जब आप लिखने बैठोगे, सोचने बैठोगे, जो वर्ड्स आपको पहले आता है उन वर्ड्स के बारे में सोचो, उसकी मीनिंग के हिसाब से आप ट्राई करो वहां पे मेंटेन करने की। ठीक है, देन ये चीज आपका बिल्कुल सही चलेगा। अब अपग्रेड नहीं करना, रिस्क क्या है इसके अंदर, अगर अपग्रेड कर रहे हो तो रिस्क क्या है इसके अंदर, इम्प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स और वोकेबलरी विल लीड टू पुअर कोहेशन,
इट मे चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड मे नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इसमें ये सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर आपने सही वर्ड सही जगह पे नहीं लगाया तो ये खत्म कर देगा आपका जो मेहनत है, वो सारा मेहनत उस एक वर्ड ने पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही खत्म कर देगा। ठीक है ना। तो याद क्या रखना है आपने, देर आर ग्रेट लिटरेचर्स। आप एक बात याद रखो, आप बड़ी बड़ी लिटरेचर्स जो ना, जो अच्छे अच्छे लिटरेचर्स हैं, ठीक है, उनको कभी अगर मौका मिलेगा तो पढ़ के देखना। नॉर्मली जो है उनमें वो कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल सिंपल। वो इसलिए पॉपुलर हुए हैं, इतने पॉपुलर इसलिए हुए हैं, इतने उनकी पॉपुलैरिटी मिली है क्योंकि वो हर एक बंदे के समझ में है वो लिटरेचर। इतना बढ़िया उन्होंने लिखा हुआ है, इतने सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि कोई भी पढ़ता है तो उसको पढ़ता ही चलता है, वो पढ़ता ही चलता है। ठीक है, उसका ऐसा महसूस नहीं होता है कि भाई ये वर्ड्स मेरे लिए स्ट्रांग है या ये वर्ड्स मेरे सोच से बाहर है। ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस इतनी होती है क्योंकि जो वर्ड सिंपल वर्ड्स, हम डेली यूजेबल वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, एकेडमिक वर्ड्स हो गए, ठीक है, उन वर्ड्स का आप यूज करो, उसकी इम्पैक्ट और उसकी इफेक्ट जो है वो एग्जामिनर के लिए एक पॉजिटिव साइन देता है और वो स्कोर हंस के देता है। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपने याद रखो। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज वेरिएशन। वोकैब में के अंदर क्या होता है, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो लैंग्वेज में वेरी लेके आता है। ठीक है, लैंग्वेज वेरिएशन नॉर्मली राइटिंग टास्क के अंदर इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई आपके लैंग्वेज में थोड़ा वेरिएशन लेके आओ, वेरिएशन लेके आओ। ठीक है, वेरिएशन लाना जरूरी है। इट इज नॉट लाइक दैट कि आप वेरिएशन ही ना लाओ। वेरिएशन नहीं लाओगे तो वो ओल्ड ट्रेडिशनल वाला चीज लगेगा। ठीक है, वेरिएशन जरूरी है। ठीक है, इट इज नेचुरल दैट स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू वेरी देयर लैंग्वेज फॉर ए बेटर प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छा तरह से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज में वेरिएशन अगर ला रहे हैं, अगर लैंग्वेज में वेरिएशन लाने से अगर एक चीज अच्छी तरह कम्युनिकेट हो पा रही है, देन करना जरूरी है। ठीक है, ये करना है। दिस प्रैक्टिस इज गुड अनलेस यू आर नॉट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द कंटेंट। ये याद रखना है आपने। जब आप लैंग्वेज में वेरिएशन ले रहे हो, ला रहे हो, तो ध्यान रखो कि वो मीनिंग चेंज ना हो। ठीक है ना, मीनिंग में चेंज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जनरली स्टूडेंट्स रिप्लेस द वर्ड चिल्ड्रन विद किड्स। नॉर्मली होता है, क्वेश्चन में आता है कि भाई चिल्ड्रन के बारे में अगर क्वेश्चन में टास्क 2 में पूछा गया चिल्ड्रन के बारे में, तो क्योंकि पैराफ्रेज करने के लिए प्रेशर है, टीचर ने कहा है, इंस्ट्रक्टर ने कहा है भाई आपको क्वेश्चन एज इट इज नहीं लिखना है, पैराफ्रेज करना है, वहां पे क्या करते हैं, चिल्ड्रन की जगह किड्स कर देते हैं बच्चे। ठीक है, राइटिंग में चिल्ड्रन यूज नहीं करेंगे। एक बार चिल्ड्रन यूज कर दिया तो दोबारा नहीं, क्योंकि रिपीट होने का भी डर रहता है। उस केस में वो क्या करते हैं, चिल्ड्रन की जगह किड्स लिख देते हैं। ठीक है, क्या दोनों सेम है? किड्स का लिटरल मीनिंग अगर डेफिनेशन आप देखोगे, किड्स की डेफिनेशन देखोगे तो बकरे के बच्चे को किड कहते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन और बकरे का बच्चा क्या दोनों सेम है? यहां पे आपका लैंग्वेज की वेरिएशन आ जाती है, यहां पे स्कोर नहीं मिलेगी। आप बोलोगे मैंने सिनोनिम लिखा है, किड भी तो बच्चा है। नहीं, किड बच्चा है पर किसका बच्चा है, बकरे का बच्चा है। सो डोंट डू दैट। ठीक है, वो गलती नहीं करनी आपने। ठीक है, तो चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन ही लिखो। चिल्ड्रन को अगर बेशक आप 10 बार लिखो, चिल्ड्रन का अगर आपको अल्टरनेट नहीं मिल रहा है, गलत अल्टरनेट ना लिख के चिल्ड्रन ही रखो, आपको स्कोर मिलेगा। यही चीज तो एग्जामिनर देखते हैं कि आप वर्ड्स को, जो वर्ड्स चेंज नहीं हो सकता है उनको आप वैसे के वैसे रख रहे हो या धक्के से चेंज कर रहे हो। अगर धक्के से कर रहे हो स्कोर नहीं मिलेगी। ठीक है ना, सो ये चीजें, इन चीजों के ऊपर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कॉमनली मिसयूज्ड वर्ड्स। अब कुछ एक वर्ड्स का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, सारे वर्ड्स ले नहीं सका पर कुछ एक चीजें मैंने लिया हुआ है। ठीक है, इन चीजों को हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉमनली मिसयूज्ड वर्ड्स के अंदर क्या क्या आता है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ये दो वर्ड ऐसी वर्ड्स हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये लगभग हर टास्क में, लगभग 100 में से अगर 100 टास्क आप रिव्यू करोगे ना, 95 टास्क के अंदर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस वर्ड वाले यूज होते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये लगभग सारे ऐसे के अंदर, लगभग सारे टास्कों के अंदर ये वर्ड्स आपको मिलेंगे मैक्सिमम। और ये हमेशा गलत यूज करते हैं हम। ठीक है ना, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी क्या कह रहा है, एफिशिएंसी इज हाउ क्विकली और स्मूथली एन इवेंट अकर्स एंड इफेक्टिवनेस रेफर्स हाउ गुड द रिजल्ट इज। देखो कितनी फर्क है दोनों में। ठीक है, एफिशिएंसी इज हाउ क्विकली और स्मूथली एन इवेंट अकर्स। ठीक है, एक इवेंट किस तरह से स्मूथली चल रहा है वो एफिशिएंसी कहला जाता है। जबकि इफेक्टिवनेस क्या है, हाउ गुड द रिजल्ट इज, यानी कि अगर इफेक्टिवली आप काम करोगे, इफेक्टिवली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है ना, एफिशिएंसी क्या है, आप उस टास्क को किस तरह कर रहे हो, दैट इज एफिशिएंसी। ये डिफरेंस है। हम इफिशिएंसी को इफेक्टिवनेस की तरह यूज करते हैं, इफेक्टिवनेस को और एफिशिएंसी की तरह यूज करते हैं।
ठीक है ना, ये गलत इस्तेमाल है राइटिंग के अंदर, ठीक है। उसी तरह नॉलेज, लर्निंग, स्किल, थिंकिंग, ठीक है, ये वर्ड्स सिनोनिम की तरह यूज कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में नॉलेज दिया है तो हम क्या करेंगे, थिंकिंग कर देंगे, ठीक है, या एकेडमिक वाला वर्ड लगा देते हैं नॉलेज के साथ, भाई हाँ ज्ञान के साथ जो वर्ड जुड़ेगा उसको, तो वो नहीं है, वो गलत है। नॉलेज किस जगह में यूज होता है, लर्निंग, स्किल्स और थिंकिंग किस परिप्रेक्ष्य में यूज होता है, ये भी अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग जगह है। इन देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, इन डेवलपिंग कंट्रीज एजुकेशन इज फोकस्ड ऑन ऑब्टेनिंग नॉलेज। इन डेवलपिंग कंट्रीज, हमारी कंट्री के बारे में सोचो, इंडिया के बारे में सोचो, हम स्कूल किस लिए क्या कहते हैं, भाई स्कूल जाएगा तो बुद्धि आएगा, पढ़ेगा तो बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज, नॉलेज के बारे में बात हो रही है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन को नॉलेज के साथ जोड़ा गया है, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज की स्ट्रेटेजी है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है या वेस्टर्न कंट्रीज है, वो एजुकेशन को नॉलेज के साथ नहीं जोड़ते हैं, वो एजुकेशन को स्किल के साथ जोड़ते हैं। उनके लिए एजुकेशन का आउटकम क्या है, स्किल, बेटर स्किल्स एंड थिंकिंग कैपेबिलिटीज, नॉट नॉलेज। वो नॉलेज के साथ उसको जोड़ते ही नहीं है। यहाँ पे हम गलतियां करते हैं, ठीक है ना, इस जगह पे हम गलती करते हैं। सो नॉलेज, स्किल, थिंकिंग, ये अलग अलग परिप्रेक्ष्य में यूज होता है, अलग अलग जगह पे इसका मीनिंग अलग हो जाता है, अलग अलग चीजों को रेफर करता है, ठीक है। उसी तरह एनहेंस और इम्प्रूव, ठीक है, एनहेंस क्या है और इम्प्रूव क्या है, एज ए सिनोनिम इसको यूज करते हैं, ठीक है। एनहेंस दिया हुआ है, भाई एनहेंस दोबारा नहीं लिखना है, वहां पे इम्प्रूव लिख दो, ठीक है। बहुत ब्लंडर है ये एक ब्लंडर, एक तरह से ब्लंडर ही है। एनहेंस का मीनिंग टोटली अलग है, इम्प्रूव का मीनिंग टोटली अलग है। एनहेंस क्या कह रहे हैं, एनहेंस इज मोस्ट करेक्टली यूज्ड टू डिस्क्राइब एडिशनल फीचर्स, एड ऑन से, एक तरह से एड ऑन की तरह, ठीक है। एनहेंस मतलब क्या है, मान के चलो जैसा भी ब्यूटी पार्लर गए या हेयर सैलून गए, आपने आपने उसको एक लुक दिया, एक लुक चेंज किया, ठीक है, दैट मीन यू आर एनहेंसिंग द लुक, ठीक है। आप एक फैशन को एनहेंस कर रहे हो, ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें आपने कुछ एड ऑन्स लगाया, उसको और अच्छा बनाया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनहेंस, ठीक है ना, नॉट मेकिंग थिंग्स बेटर, दैट इज कॉल्ड एनहेंस। आप एक एग्जिस्टिंग चीज को आपने एक मॉडिफाई किया, थोड़ा सा करके आपने एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनहेंसमेंट, ठीक है। जबकि इम्प्रूव क्या है, इम्प्रूव आप किसी जगह पे वीक हो, ठीक है, उस पे मेहनत करा आपने और उस वीकनेस से बाहर आप इम्प्रूव किए, वहां पे एनहेंस नहीं है ये, आपने एक इम्प्रूवमेंट दिखाया अंदर, उसको प्रैक्टिस किया, मास्टरी किया, उस वीक पॉइंट से आपने बाहर निकले हो, दैट इज कॉल्ड इम्प्रोवाइज करना। या एक डांस क्लास चल रहा है, ठीक है, कुछ एक स्टेप्स का आ गया, ठीक है, बच्चों ने क्या करा, उसमें कुछ और नए स्टेप्स ऐड किए करके इसको इम्प्रोवाइज किया, ठीक है ना, इम्प्रोवाइज करना, ठीक है, ये उस परिप्रेक्ष्य में यूज होगा। सो एनहेंस और इम्प्रूव ये दोनों सिनोनिम नहीं है, जबकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को एज ए सिनोनिम यूज कर देते हैं राइटिंग के अंदर, और वहां स्कोर नहीं आता है, स्कोर मिलेगा भी नहीं, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं चीजों को पकड़ते हैं। ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं ये चीजें, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है ड्रग्स और मेडिसिन, इन दोनों को भी उसी तरह यूज करते हैं, ड्रग्स की जगह मेडिसिन कर देंगे, मेडिसिन की जगह ड्रग्स कर देंगे, क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा। पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग का भूत इतना चढ़ा हुआ है दिमाग में कि हम हर एक वर्ड को पैराफ्रेज कर देते हैं, हर एक वर्ड को जो कायदे के हिसाब से वहां पे नहीं होना है, फिर भी हम धक्के से उसको करते हैं, भाई पैराफ्रेज करना है, हमें ट्रेनर ने कहा है, हमें टीचर ने कहा है, हमें सेंटर में कहा गया, भाई पैराफ्रेज, बिना पैराफ्रेज के आपको स्कोर मिलना ही नहीं। दोस्तों ये चीजें ऐसी नहीं है, पैराफ्रेज जरूरी है, ठीक है ना, उसको समझने की कोशिश करो, पैराफ्रेज किसको करना है, ठीक है ना, सही चीजों को पैराफ्रेज करो, सारे को नहीं करना आपने, ठीक है। अब ड्रग मेडिसिन के केस में क्या है, देखो, ड्रग्स हैज अ वाइड मीनिंग एंड मेडिसिन हैज मच मोर नैरो मीनिंग, ठीक है, मेडिसिन का एक मीनिंग एक लिमिटेड है, ड्रग्स बहुत बड़ी वास्ट एरिया को कवर करता है। ड्रग्स के अंदर आपका इलीगल ड्रग्स भी आ जाता है, ड्रग्स इंक्लूड इलीगल ड्रग्स सच एज हेरोइन, कोकेन, ये सारे ड्रग्स के अंडर में आएगा, ये मेडिसिन के अंडर में नहीं आएंगे। दिस इज द डिफरेंस, रिमेंबर। मेडिसिन इसलिए कहते हैं नैरो मीनिंग है, मेडिसिन पर्टिकुलर मेडिसिन, मेडिसिनल आइटम्स को है जो बॉडी को क्योर करता है, क्योर करने में हेल्प करता है, ठीक है। मेडिसिन एस्पिरिन हो गया, पेंडोल हो गया, ठीक है, और अल्कोहल हो गया, अल्कोहल भी मेडिसिन के अंदर यूज होता है, ठीक है ना, एज ए मेडिसिन यूज होता है, ठीक है। पर एक्चुअली अल्कोहल क्या है, अल्कोहल एक ड्रग है, ठीक है ना, अल्कोहल एक ड्रग है, ठीक है। तो ड्रग में और मेडिसिन में फर्क क्या है, ड्रग क्या करता है कि बॉडी केमिस्ट्री में चेंजेस लाता है, मेडिसिन क्योर करता है, ठीक है ना। ड्रग ड्रग में से मेडिसिन बनता है, ठीक है ना। एक कंपनी, अगर मैं कहूंगा भाई ये कंपनी है मेडिसिन बना रही है, तो आप उसको क्या कहोगे राइटिंग के अंदर, मान के चलो राइटिंग में लिखना है कि भाई कंपनी के बारे में लिख रहे हो जो कि मेडिसिन बनाता है, आप क्या लिखोगे, दैट इज ए मेडिसिन कंपनी। मेडिसिन कंपनी आप लिख नहीं सकते हो, मेडिसिन कंपनी इज द रॉन्ग वर्ड, दैट्स ए ड्रग कंपनी, ठीक है ना।
ड्रग्स की कंपनी है, ड्रग्स में से मेडिसिन बनता है, ड्रग्स कंपनी बोलोगे आप, लिखोगे भी ड्रग्स कंपनी लिखोगे, मेडिसिन कंपनी नहीं लिखोगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है जब यूज़ करोगे ड्रग्स और मेडिसिन। सो इन दोनों को एज ए सिनोनिम यूज़ नहीं करना। पर्टिकुलर पॉइंट पे आप, अगर आप श्योर हो कि ना इस जगह पे मेडिसिन लिखने से भी चलेगा ये ड्रग, वहीं पे कर सकते हो, अदरवाइज इस तरह के वर्ड्स यूज़ ना करो, ये बहुत मतलब आपको स्कोर डाउन कर लेगा इन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉपुलर एंड कॉमन, ठीक है। पॉपुलर एंड कॉमन कहाँ पे यूज़ होता है, पॉपुलर कब यूज़ करेंगे और कॉमन कब यूज़ करेंगे। पॉपुलर क्या है, ठीक है, पॉपुलर क्या है और कॉमन क्या है। पॉपुलर ऑफन implies that something is in fashion at the moment, at the moment, see this is the important word, ठीक है। पॉपुलर is the fashion at the moment, at the moment, ठीक है। but is likely to go out of fashion in future, but is likely to go out of fashion in future, यानी कि फ्यूचर में ये खत्म हो जाएगा। पॉपुलर कोई चीज अगर पॉपुलर हुआ तो वो टाइम बिंग के लिए होता है, उसके बाद वो डाउनफॉल होता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। उस टाइप की जगह पे आप पॉपुलर वर्ड को यूज करोगे, ना कि कोई और वर्ड यूज करोगे, ठीक है ना। तो कॉमन वाला, कॉमन वर्ड कहाँ पे यूज होगा, कॉमन मतलब जनरल है, जहाँ पे हाउ यूर गोइंग टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जाना एक आम सी बात है, ठीक है। हाउ यूर गोइंग टू यूनिवर्सिटी, हैविंग ए मोबाइल फोन, राइडिंग ए बाइसाइकिल टू स्कूल आर ऑल कॉमन विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड पॉपुलर, ठीक है ना। गोइंग टू यूनिवर्सिटी इज ए पॉपुलर थिंग नहीं कह सकते, गोइंग टू यूनिवर्सिटी इज ए कॉमन थिंग, ठीक है ना। हैविंग ए मोबाइल इज ए पॉपुलर नहीं, हैविंग मोबाइल इज ए कॉमन थिंग, आम आम बात है, ठीक है ना। तो आम बात में और पॉपुलर में फर्क है। पॉपुलर उसी जगह पे यूज करोगे जहां पे एक टेम्पररी टाइम के लिए फैशन हो गया, जैसा एक फैशन, आज एक फैशन बनी है, ये पॉपुलर रहेगा महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए, उसके बाद वो डाउन हो जाएगा, उस केस में आप पॉपुलर वर्ड यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड अननेसेसरी लैंग्वेज फिलर्स, वो कैप के अंदर ही है ये, अवॉइड अननेसेसरी लैंग्वेज फिलर्स, ठीक है। Unnecessary language tends to be found at the beginning of sentences and reduces the impact of sentences. Words such as nowadays, in recent days, in modern era, as we all know, etc. Avoid using these words. ये मेरे आपसे सलाह है, ये वर्ड्स ये तभी हम जब हम बात करते हैं ना, स्पीकिंग में भी आप देखो फिलर्स हम यूज करते हैं, ठीक है ना। फिलर्स जब यूज करते हैं, लेट मी थिंक, या नाउ-ए-डेज, इन रिसेंट डेज, इन रिसेंट डेज, इन रिसेंट डेज की मीनिंग क्या है कि हम जो कहना चाह रहे हैं ना वो वर्ड हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो उसको उसको कवर करने के लिए हम इन रिसेंट ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड कवरिंग वर्ड्स। बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, दीज वर्ड्स आर वर्किंग एज ए कवरिंग वर्ड्स। ये राइटिंग में ये गलतियां नहीं करना, राइटिंग में ये चलता नहीं है, ठीक है। राइटिंग में फिलर्स नहीं चलते हैं, ये वीक वीक ये डिस्प्ले ऑफ राइटिंग, ठीक है। इन मॉडर्न एरा, इन मॉडर्न ईयन, these are not the words, these are not the words to begin your writing, ठीक है ना। ये फिलर्स हैं, एग्जामिनर इन चीजों को एज ए फिलर देख रहे हैं। क्या बोलते हैं भाई, मेन टॉपिक पे आने से पहले एक स्टार्टअप आपको चाहिए, एक स्टार्टअप चाहिए, ताकि उसके बाद आप मेन टॉपिक पे आ रहे हो। व्हाई डोंट यू कम डायरेक्टली टू द मेन टॉपिक, ठीक है ना। ये चीजें नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट है अननेसेसरी लैंग्वेज डुप्लीकेशंस, ठीक है। अननेसेसरी लैंग्वेज डुप्लीकेशन मतलब क्या है यहाँ पे, unnecessary language duplications. Some people like to try various ways to live. They are willing to try different things and they enjoy change things. ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर मीनिंग क्लियर है, मीनिंग ठीक है, ठीक है। सम पीपल लाइक टू ट्राई वेरियस वेज टू लिव, ठीक है। कुछ लोग हैं जो तरह तरह की जीना चाहते हैं। दे आर विलिंग टू ट्राई डिफरेंट, दे आर विलिंग टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, अलग अलग चीजें करना चाहते हैं। एंड दे एंजॉय चेंज थिंग्स, सो चीजों को बदलना भी एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे दिस इज रिपीटेटिव, ठीक है, थिंग्स थिंग्स, ये रिपीटेटिव है, ठीक है ना। इस तरह से ना करो, रिपीट नहीं करना, डुप्लीकेशन खत्म करो। आप सेंटेंस लिखने के बाद दोबारा पढ़ो उसको, बेटर आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। दिस मेक्स टाइम मोर अवेलेबल, अभी सेकंड एग्जांपल है, दिस मेक्स टाइम मोर अवेलेबल टू स्टूडेंट्स टू कंट्रोल बाय देमसेल्फ, टू कंट्रोल बाय देमसेल्फ। यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली कह रहे हो दिस मेक्स टाइम मोर अवेलेबल टू स्टूडेंट्स। दैट मीन्स क्या है, जब स्टूडेंट्स को अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ऑटोमेटिकली उसका मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। सो टू कंट्रोल बाय देमसेल्व्स लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये डुप्लीकेसी, एक तरह से डुप्लीकेसी है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। टाइम अगर ज्यादा मिल गया स्टूडेंट्स को तो वो उसका यूटिलाइज करेंगे, ये दिस इज अंडरस्टूड,
ठीक है ना. सो नो नीड टू ऐड दिस टाइप ऑफ वर्ड्स लाइक टू कंट्रोल बाय देमसेल्व्स. ठीक है, दीज आर कॉल्ड डुप्लीकेसीज. ठीक है. नेक्स्ट, अवॉइड ओरल लैंग्वेज. ठीक है, ओरल लैंग्वेज वही मैं कह रहा हूँ, जो हम बात करते हैं, बात करने के टाइम पे जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, लिखने के टाइम पे हम नॉर्मली वो वर्ड्स यूज नहीं करते, चाहे वो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज में भी हो. हमने ये एक्सपीरियंस किया होगा स्कूल के अंदर भी, जब हम लिखते थे, जब एस से लिखते थे, सो वो यूज टू चेंज द वर्ड्स. ठीक है ना, एकेडमिक वर्ड्स हम यूज करते थे. सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई है. ठीक है, ओरल लैंग्वेज शुड बी रिप्लेस्ड बाय ए फॉर्मल वर्ड. ठीक है, ओरल लैंग्वेज जो है वो फॉर्मल वर्ड्स आप रिप्लेस करना पड़ेगा. ठीक है, जैसा गेट की जगह आप ऑप्टेन लिखोगे, गेट नहीं लिखोगे. स्टिल की जगह कंटिन्यू टू या अवॉइड कर सकते हो. हैपन की जगह ऑकर करोगे. ठीक है, ऑन द राइट ट्रैक की जगह अवॉइड कर सकते हो. ठीक है, चेंज अपॉर्चुनिटी यूज करोगे, चेंज की जगह, सॉरी, चांस की जगह अपॉर्चुनिटी यूज करोगे. चांस एक मतलब ओरल वर्ड है. ठीक है, द रेस्ट की जगह द रिमेनिंग यूज करोगे, बचा कुचा जो हो गया या बाकी जो रह गया. ठीक है, द रिमेनिंग. बिग बिग की जगह आप लार्ज वर्ड यूज करोगे या सिग्निफिकेंट यूज करोगे. इस तरह से कई वर्ड्स हैं जो आपने ओरल में यूज करते हो, पर वो जब लिखोगे तो ये इन चीजों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे उसके फॉर्मल वर्ड्स यूज करना है आपने. ठीक है, अवॉइड सम एंड दोज. कहाँ पे? बिफोर जनरल नाउन्स. जनरल नाउन से पहले सम और दोज को यूज नहीं करना. नॉर्मली बच्चे लिखते हैं, बट ट्राई करो इन वर्ड्स को अवॉइड करो, इन वर्ड्स को यूज नहीं करना. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखो, इनकरेक्टली एडेड इन फ्रंट ऑफ ए नाउन. नॉर्मली क्या होता है, सम एंड दोज आर इनकरेक्टली एडेड इन फ्रंट ऑफ ए नाउन. ठीक है, अब ये सेंटेंस का एग्जांपल देखो, दोज कंपनीज दैट डू नॉट शो केयर फॉर देयर एम्प्लॉइज आर लाइकली टू हैव देयर बेस्ट एम्प्लॉइज लीव. those companies that do not show care. अब those companies that do not show care, मीनिंग वही है. अगर मैं दोस्त को हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. कंपनीज दैट डू नॉट शो केयर फॉर देयर एम्प्लॉयज आर लाइकली टू हैव देयर बेस्ट एम्प्लॉयज लीव. फिनिश, स्ट्रेट टू द पॉइंट है. ठीक है ना, यहाँ पे दोस्त गलती से लगा हुआ है, दोस्त एडिशनल है. ठीक है, नो नीड दिस थिंग, ये एडिशनल है, इसको अवॉइड करो, इस टाइप के वर्ड्स को अवॉइड करो. ठीक है, इससे क्या होगा, आपका परफेक्ट मतलब राइटिंग की स्किल्स भी दिखेगा और समझ भी दिखेगा. देन अवॉइड एग्जैजरेशन. ठीक है, avoid just, only and even because academic writing is objective and facts should be stated without emphasis. ठीक है ना, एकेडमिक राइटिंग जो है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इस पे जोर देने की जरूरत नहीं है. जस्ट, ओनली एंड इवन इस टाइप के वर्ड्स आपको यूज नहीं करना है. ठीक है, एग्जांपल्स इंक्लूड किया है, फैंटास्टिक, अमेजिंग, इनक्रेडिबल. ठीक है, यूज हाई क्वालिटी, एक्सलेंट. हॉरिबल, डिस्गस्टिंग. ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स आपने, एग्जैगरेटिंग करने वाले वर्ड्स आपने यूज नहीं करना है. वहां पे सिंपली आप रखोगे यूज हाई क्वालिटी या एक्सलेंट, यूज अनडिजायरेबल, अनएक्सेप्टेबल. ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स आप रखो. ठीक है, फंटास्टिक, ये कहने के लिए अच्छा लगता है, लिखने में नहीं है. ठीक है, क्योंकि आपका जो टास्क टू राइटिंग है ये ऑब्जेक्टिव राइटिंग है. ठीक है ना, तो इन चीजों की जगह पे ये चीजें, ये वर्ड्स यूज नहीं करना. ठीक है, उसके बाद यूज प्रिसाइज लैंग्वेज. यूज प्रिसाइज लैंग्वेज मतलब क्या है, जो लैंग्वेज आपको कहा गया है. ठीक है ना, प्रिसाइज लैंग्वेज, उसी वही चीज लिखो आप जो मांगा गया है. ठीक है ना, जो चीज के ऊपर आपको फोकस करने के लिए कहा गया है उसी के ऊपर आप फोकस रखो. ठीक है, यूज प्रिसाइज लैंग्वेज. ठीक है, एग्जाम्पल, व्हेन यूजिंग वर्ब्स एंश्योर दैट द मोस्ट प्रिसाइज वर्ब इज यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल क्या है, पीपल नीड टू जंप आउट ऑफ देयर ओल्ड स्टाइल ऑफ थिंकिंग. ये नॉर्मली हम कहते हैं, पीपल नीड टू जंप आउट ऑफ देयर, अपनी पुरानी सोच को बदलना पड़ेगा, उससे बाहर आना पड़ेगा. ठीक है, पीपल नीड टू जंप आउट ऑफ देयर ओल्ड स्टाइल थिंकिंग इफ दे आर टू एडजस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी. नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए उनको पुरानी सोच से या पुरानी ख्याल से बाहर निकलना पड़ेगा. क्या दिस द राइट वर्ड हियर, जंप आउट ऑफ देयर ओल्ड स्टाइल. जंप आउट ऑफ देयर ओल्ड स्टाइल इज नॉट द राइट वर्ड. यहाँ पे ये नहीं यूज होगा. यहाँ पे क्या होगा, पीपल नीड टू चेंज देयर ओल्ड स्टाइल ऑफ थिंकिंग. ठीक है ना, चेंज होगा, बदलनी पड़ेगी. ठीक है ना, जंप आउट ऑफ ये यहाँ पे नहीं है. कहते हैं भाई इस टाइप का वर्ड्स अगर लिखेंगे तो नहीं, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड एट दिस पॉइंट. ठीक है, ये होना क्या चाहिए था, पीपल नीड टू चेंज. सिंपल रखो, टू द पॉइंट रखो, कम्युनिकेट इजिली होगा. ठीक है, पीपल नीड टू चेंज देयर ओल्ड स्टाइल ऑफ थिंकिंग इफ दे आर टू एडजस्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज. ठीक है, उसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट के केस में हम किस तरह की गलतियां करते हैं. देखिए, ठीक है, एन आर्ग्यूमेंट विच डिसएग्रीज विथ वुमेन इन एंगेज इन कॉम्बैट रूल्स. ये है कि एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है जिसके अंदर की ये कह रहे हैं कि विच डिसएग्रीज विथ वुमेन इन एंगेजिंग इन कॉम्बैट रूल्स इज दैट वुमेन आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मैन. ठीक है, रिमेंबर यहाँ पे इसमें एक आर्ग्यूमेंट दिया गया कि वुमेन आर्मी में कॉम्बैट रूल्स कर सकती है कि नहीं कर सकती है. ठीक है, और उसमें क्या आर्ग्यूमेंट है कि वो
मैन के जैसा स्ट्रांग नहीं है। दिस इज द आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। पर डिसएग्रीज विच, ये वर्ड यहाँ पे बहुत गलत तरीके से लगा हुआ है। एक चीज याद रखो, जब आर्ग्यूमेंट हो रही है ना, आर्ग्यूमेंट के अंदर एग्री डिसएग्री के वर्ड नहीं आता। कोई भी आर्ग्यूमेंट एग्री डिसएग्री पे खत्म नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट है, आप आर्ग्यूमेंट कर, अपने तर्क रख रहे हो, ठीक है ना, तर्क रख रहे हो, ठीक है। सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट बिकॉज एन आर्ग्यूमेंट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू एग्री और डिसएग्री, ठीक है। सो टेक्निकली आपका ये वर्ड यहाँ पे गलत है। एग्जामिनर इसी टाइप के वर्ड्स को देखते हैं और इसी यहीं पे हैवी पनिशमेंट होता है, ऐसी जगह पे हमें हैवी पनिशमेंट होता है, ठीक है। सो ये क्या होना चाहिए, एन आर्ग्यूमेंट, देखो, एन आर्ग्यूमेंट विच implies, दिस इज द वर्ड, ठीक है, this is the word which implies that women should not engage in combat roles, is that men are not as is that women are not as strong as men, ठीक है। implies is the word, यहाँ disagree लिखते ही आपका कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया, ठीक है ना, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, वोकेबुलरी स्ट्रक्चर को ही बदल दिया, ये ब्लंडर है, ठीक है। यहाँ पे हैवी पनिशमेंट होता है, ऐसी जगह पे हैवी पनिशमेंट होता है। यहाँ पे एग्री डिसएग्री, जब आप आर्ग्यूमेंट वर्ड लिख रहे हो, डिसएग्री एग्री ना लिखो, ठीक है, तभी जाके ठीक होगा, राइट। आगे चलते हैं। यूज पॉजिटिव लैंग्वेज, नेगेटिव्स ऑफ पॉजिटिव्स रादर देन नेगेटिव्स, यानी कि मैंने पहले भी कहा था, जब स्टार्टिंग में ही, इसी एपिसोड के स्टार्टिंग में कहा था कि भी हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे, नेगेटिव वर्ड्स की जगह उसको पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है, टू डिस्क्राइब समवन एज अनसक्सेसफुल रादर देन फेल्यूर, अनवाइज rather than stupid, यानी कि हम ये वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, फेल्यूर वर्ड यूज नहीं करेंगे, अनवाइज वर्ड यूज नहीं करेंगे, स्टूपिड यूज नहीं करेंगे, अनसक्सेसफुल यूज करेंगे। अनसक्सेसफुल एक ऐसा वर्ड है कि जो चुभेगा नहीं, ठीक है ना। स्कूल में भी होता है, बच्चों को टीचर डांट देते हैं, कई बार कह देते हैं, ठीक है, तो गधा है, दैट इज नॉट द वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। सो आपने अच्छा किया, पर थोड़ा इंप्रूवमेंट और चाहिए। दिस इज ऑल्सो a statement which states that there something is lacking but chances are there for improvement, ठीक है ना। फेल्यूर एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है, दिमाग पे अलग असर करेगा, फेल्यूर वर्ड एक अलग असर करेगा, नेगेटिव असर करेगा, ठीक है ना। यू डिड वेल बट यू नीड सम इम्प्रूवमेंट, ये एक अलग चीज है, ये उसको मोरल भी बूस्ट करेगा और आगे उसको इम्प्रूव करने के लिए भी एक प्रोत्साहन देगा, ठीक है। इस टाइप के वर्ड्स आपको सोचना है, नेगेटिव, डायरेक्ट नेगेटिव कभी नहीं लिखोगे आप, ठीक है। Ensure that the subjects are fully described, subjects are fully described, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मली क्या होता है, हम सब्जेक्ट्स को फुली डिस्क्राइब नहीं करते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स में हम लिख देते हैं, ठीक है, या उसके प्रोनाउन लिख देते हैं, या उस जगह पे कोई और वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज इज प्रिसाइज एंड लिटरल एंड देयरफॉर इट इज क्रिटिकल दैट सब्जेक्ट्स आर फुली डिस्क्राइब्ड, अदरवाइज इट विल लीड टू कंफ्यूजन। द सब्जेक्ट्स आर, यानी कि उसके अंदर किस किस के बारे में, जो भी उसके अंदर, उस टॉपिक के अंदर जिसके बारे में कहा गया, जो सब्जेक्ट्स आप इंक्लूड कर रहे हो उस टॉपिक को लेके, उनके बारे में फुली डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि कोई एम्बिग्यूटी क्रिएट ना हो, कोई डाउटफुल चीजें क्रिएट ना हो एग्जामिनर के माइंड में या रीडर के माइंड में, ठीक है ना, एम्बिग्यूटीज क्रिएट ना हो, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है, द नंबर ऑफ वुमेन हु हैव चिल्ड्रन ओवर द एज ऑफ 35 इन इंडिया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। द नंबर ऑफ वुमेन हु हैव चिल्ड्रन ओवर द एज ऑफ 35 इन इंडिया, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, what is the subject in this question? In this case the subject is how many women, ठीक है, how many women there are, ठीक है, how many कितने हैं, यहाँ पे नंबर आ रहा है, ठीक है, हाउ मेनी नंबर, स्पेसिफिक नंबर के बारे में बात हो रही है कि कितने ऐसे वुमेन हैं, दोज हु हैव चिल्ड्रन ओवर द एज ऑफ 35 इन इंडिया, ठीक है। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया हुआ, मॉडिफाई करके, ये सेकंड क्वेश्चन आप देखो, वुमेन हु हैव चिल्ड्रन ओवर द एज ऑफ 35 इन इंडिया, यहाँ पे हाउ मेनी नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, खाली वुमेन है, इट इज नथिंग टू डू विद द नंबर। सो इन दोनों क्वेश्चन पैटर्न में, इन दोनों के क्वेश्चन में, पहला वाला क्वेश्चन टास्क 1 के लिए सूट है, दूसरे वाला क्वेश्चन जो है वो टास्क 2 के लिए है, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है ना।
सवाल वही है, सिर्फ दो वर्ड का हेर फेर है। द नंबर ऑफ आगे अगर लग गया तो उसका मीनिंग ही चेंज हो गया, उसका सब्जेक्ट ही चेंज हो गया। और द नंबर ऑफ अगर हम हटा रहे थे तो उसका सब्जेक्ट ही टोटली अलग हो गया। सो हमारी राइटिंग भी उसके हिसाब से बेस करना पड़ेगा, उस हिसाब से हमारा राइटिंग फोकस होनी पड़ेगी कंटेंट को लेके, ठीक है, सब्जेक्ट को लेके। सो प्रिसाइसली सब्जेक्ट को फुली डिस्क्राइब करो, एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है उसको समझो। क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने सब्जेक्ट को प्रिसाइसली समझ लिया, प्रिसाइसली पकड़ लिया, डिस्क्राइब कर लिया, तो आपका आधे से ज्यादा काम ही खत्म हो गया राइटिंग का। बाकी अपने आप चलेगा, बाकी स्मूथली चलेगा। आपको पता है, यू आर श्योर, द डैम श्योर दैट दिस इज माय सब्जेक्ट एंड दिस इज व्हाट द टास्क इज आस्किंग एंड दैट यू हैव टू फुलफिल, राइट। नेक्स्ट, अब आता है वो कैप के बाद थर्ड पार्ट, फाइनल पार्ट जो है वो आइडियाज जनरेशन, ठीक है। अब आइडिया कैसे जनरेट करना है, एक टास्क दे दिया गया आपको, उसके नॉर्मली ये होता है कि यही कंप्लेंट आती है कि सर आइडियाज नहीं आ रहे हैं, आइडियाज नहीं बन रहे हैं, ठीक है। आइडियाज बनाने में क्या करें तो आइडियाज बनेगा, या क्या प्रैक्टिस करने से आइडियाज बनेगा, ठीक है। आइडियाज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए, ठीक है, टास्क को समझना चाहिए। आइडेंटिफाई द टॉपिक, ठीक है, टॉपिक क्या है उसको पहचानो। अगर उसको सही तरह से पहचाना तो आइडियाज सही आएंगे, गलत पहचाना तो आइडियाज गलत आएंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आइडियाज कभी नहीं आएंगे, आपको दोनों तरफ आइडियाज आएंगे। फिर आप खुद और कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप एक पर्टिकुलर आइडिया के पीछे जा नहीं पाओगे, ठीक है ना। आइडेंटिफाइंग द टॉपिक एंड राइटिंग, यहाँ पे देखो मेन चीज क्या है, आइडेंटिफाइंग द टॉपिक and writing it down is a useful method of avoiding being distracted by complex wording of some questions, ठीक है। कुछ से क्वेश्चंस में जानबूझ के कंफ्यूज क्रिएट किया जाता है कि आप आइडिया को सही तरह से पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो, ठीक है ना। तो इस बेटर क्या है, आइडेंटिफाइंग द टॉपिक एंड राइटिंग इट डाउन, टॉपिक को आइडेंटिफाई करो और उसका मेन चीज क्या है, फोकस किसके ऊपर है, कंटेंट क्या है, ठीक है, उसको नोट डाउन करो। अगर आप नोट डाउन करोगे, आधे से ज्यादा डाउट्स आपके दिमाग से क्लियर हो जाएगा। जब आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा, आपकी फोकस बढ़ जाएगी और आप कंसंट्रेट कर पाओगे उसी टॉपिक को लेके, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टॉपिक्स क्या है, एजुकेशन, वर्किंग फ्रॉम होम, आर्ट्स फंडिंग एटसेट्रा, ठीक है। अब एजुकेशन के ऊपर टॉपिक है, वर्क फ्रॉम होम है, आर्ट फंडिंग है, ये इसमें क्या होगा, इसका क्या टॉपिक मांगा है, आइडियाज कैसे जनरेट करना है। अब एजुकेशन एक वर्ड है, एजुकेशन इज अ कॉमन वर्ड, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम ये एक स्पेसिफिक वर्ड है, आप ये लिमिट है, ठीक है ना। वर्क फ्रॉम होम को आप एक दायरे में बांध सकते हो, पर एजुकेशन को एक दायरे में नहीं बांध सकते हो। आर्ट्स फंडिंग को भी आप एक दायरे में नहीं बांध सकते हो, ठीक है ना। तो ये सोचना पड़ेगा आपको, भाई एजुकेशन एक वास्ट एरिया है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसको किस बेस पे आप लोगे, एजुकेशन का मीनिंग क्या है, क्या स्कूल जाना ही एजुकेशन है, या किसी स्किल को डेवलप करना वो भी एजुकेशन है, या किसी आर्ट को डेवलप करना वो भी एजुकेशन है, ठीक है ना। सो इट्स अ वाइड रेंज है, ठीक है। तो ये आइडियाज उस हिसाब से आपने क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन में एजुकेशन के बेस पे, खाली एजुकेशन वर्ड से नहीं चलेगा, ठीक है ना। एजुकेशन के टॉपिक के ऊपर आगे उसने स्पेसिफिक क्या मांगा है उसको समझो, देन आइडियाज ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएंगे, ठीक है। डिफाइनिंग ए टॉपिक क्या कहते हैं, डिफाइनिंग ए टॉपिक क्या कहते हैं, मोस्ट रीडर्स विल अंडरस्टैंड व्हाट वर्किंग फ्रॉम होम मीन्स, ठीक है। However, with a question such as should libraries lend video games, movies and music, ठीक है, a definition of a library is very useful, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एजुकेशन यहाँ पे था, ए डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम क्लियर कट है, ठीक है। सबको पता चलेगा वर्क फ्रॉम होम के बारे में लिखना है, उसका एडवांटेज लिखना है या ड्रॉबैक लिखना है, या उससे जिंदगी के ऊपर किस तरह से असर पड़ रहा है, ठीक है, कि बेनिफिट्स क्या क्या है, खर्चा बच रहा है, आने जाने का खर्चा बच रहा है, टाइम बच रहा है, घर के लिए भी टाइम दे रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे वर्क फ्रॉम होम में, ठीक है ना। पर जब क्वेश्चन इस तरह से थोड़ा घुमा के आ गया, हाउ विद क्वेश्चन सच एज शुड लाइब्रेरीज लेंड वीडियो गेम्स, मूवीज एंड म्यूजिक, लाइब्रेरीज, हम बचपन से हमारे दिमाग में एक लाइब्रेरी का किस टाइप का इमेज बना हुआ है, लाइब्रेरी ऐसी एक जगह होगा जहाँ पे किताबें होंगे, बच्चे बैठ के पढ़ रहे होंगे, साइलेंस होगा और कुछ नहीं होगा, यही चीज हमारे दिमाग में। तो जब हम लाइब्रेरी के बारे में सोचते हैं, जो आइडियाज हम क्रिएट करते हैं, सिर्फ उसी लिमिटेड चीज को लेके हम आइडियाज को क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे आइडियाज भी लिमिट हो रहा है, ठीक है ना। इस केस में आपको लाइब्रेरी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसको समझो, अगर उसको समझोगे आइडियाज आपके पास बहुत सारे आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ए क्लियर डेफिनेशन कैन बी यूज टू टेस्ट आइडियाज, ठीक है, टू टेस्ट आइडियाज, एंड ए डेफिनेशन कैन बी यूज टू डिफाइन द स्कोप ऑफ व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन एन एसे,
ठीक है। एक क्लियर डेफिनेशन कैन बी यूज्ड, एक क्लियर डेफिनेशन हो, लाइब्रेरी को किस लेवल तक लेके जा सकते हो। मान के चलो लाइब्रेरी में कहा हुआ है, वो एक लाइब्रेरी एक क्लियर लिखा हुआ है कि दिस लाइब्रेरी इज मेंट फॉर रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, दैट्स ऑल। अगर यही लिखा है तो यहाँ पे आपका लाइब्रेरी का डेफिनेशन जो कह रहा है वो लिमिट कर रहा है कि बुक्स और न्यूज़पेपर्स के लिए ही है, और कोई काम वहां पे उस लाइब्रेरी में नहीं होगा। मान के चलिए कुछ एक जगह एक क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, द लाइब्रेरी इज फैसिलिटेटिंग नॉट ओनली द बुक्स बट ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक एंटरटेनमेंट एंड अदर चैनल्स, न्यूज चैनल्स, ठीक है, एंटरटेनमेंट चैनल्स, ठीक है। उस केस में क्या होगा, आपका खाली बुक्स नहीं है, डिजिटल भी जुड़ जाएगा वहां पे लाइब्रेरी का स्कोप थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है ना। उस केस पे अब पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, शुड लाइब्रेरीज लेंड वीडियो गेम्स, मूवीज एंड म्यूजिक। क्या वो लाइब्रेरी स्पेसिफिक इनके बारे में बात कर रहा है, मूवी म्यूजिक के बारे में बात कर रहा है? अगर बात कर रहा है तो वीडियो गेम्स भी होगा। वीडियो गेम्स होगा, उसमें कंडीशन होगा, क्या होगा, एजुकेटेड रिलेटेड वीडियो गेम्स होंगे, नॉट ऑल वीडियो गेम्स। वहां पे लिमिटेशंस आपको देनी पड़ेगी, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो गेम्स होगा। सो दिस इज व्हाट डिफाइनिंग इट। टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, टॉपिक को पहचानो, ठीक है। पहले आपको टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको डिफाइन करना है किस लेवल तक वो टॉपिक जा सकता है, ठीक है ना। ये चीजें अगर ये हो गया देन आपको आइडियाज जनरेट करने में दिक्कत नहीं होगी। आइडियाज इजीली आप उसके हिसाब से आपका आइडिया और नैरो होता जाएगा, अप टू दी पॉइंट आप आइडियाज क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। देन पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। क्या रिमेंबर करना है आपने, ऑफन डेफिनेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। नॉर्मली डेफिनेशन, क्योंकि मैक्सिमम जो टास्क होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, आपको ज्यादा ये करना नहीं पड़ता है। कई बार हो जाता है कंफ्यूजिंग टॉपिक आ जाता है, तो उस केस में आपको डेफिनेशन के साथ चलो, आप डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली एक पॉइंट पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। ए डेफिनेशन अलाउज द राइटर टू हैव ए रेफरेंस एंड क्लियर लॉजिक, ठीक है। ये बेनिफिट करता है, जहां पे आपको डाउटफुल लगता है कि टॉपिक से समझ में नहीं आ रहा, तो आप डिफाइन करने की कोशिश करो उसको। जब डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो आपको एक रेफरेंस मिलेगा और एक क्लियर लॉजिक भी मिल जाएगा। इट इज पॉसिबल टू आर्ग्यू वेदर एन ऑब्जेक्ट satisfies the definition provided and therefore give a clear reason फॉर इट्स इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, ठीक है। जब आप डिफाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये हो सकता है कि आपको एक आर्ग्यूमेंट का बेस मिल जाएगा कि भी हाँ लाइब्रेरी में ये चीज दिया हुआ है तो मुझे ये लिखना है, ठीक है, या लाइब्रेरी को इस तरह से डिफाइन किया है तो मुझे इस आइडियाज को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये आपका बिल्कुल क्लियर कट रहेगा और आइडिया जनरेशन करने में आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या, जब आप टॉपिक पढ़ते हो, टास्क टू जब पढ़ते हो, सबसे बड़ा चीज ये कि आप उसको पहचानना है, क्योंकि ये टास्क टू जो है या जो टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है वो टॉपिक किस कैटेगरी में आ रही है, क्या ये बाइनरी है या ग्रेडेड है। अब बाइनरी क्या है, ग्रेडेड क्या है, बाइनरी उसका दो ही हिस्सा होगा, यानी कि वो जो टास्क उन्होंने दिया होगा उसकी फोकस सिर्फ दो चीजों के ऊपर होगी, या तो ये होगा या वो होगा, बीच का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। मेनली आइल्स क्वेश्चंस आर प्रेजेंटेड टू द रीडर एज एन ईदर और, implying that the students must choose one choice over the other. If there are only two choices, then the question is binary. अगर उस टास्क के अंदर आपको सिर्फ दो ही चॉइस दिया जाता है वो बाइनरी होगा, लाइक बाइंग ए हाउस, हैविंग चिल्ड्रन, गोइंग टू यूनिवर्सिटी, हैविंग ए स्पेस प्रोग्राम। ये सारे बाइनरी के एग्जांपल्स हैं। या तो आपके पास घर होगा या नहीं होगा, बीच का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है ना। या तो बच्चे होंगे या नहीं होंगे, या यूनिवर्सिटी जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ठीक है ना। या तो स्पेस प्रोग्राम करना है, चलाना है या नहीं चलाना है। ये इनमें दो ही ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास दो ही चॉइस होते हैं, ऐसे टॉपिक्स में सिर्फ दो ही चॉइस होते हैं। ये इनको कहते हैं बाइनरी टाइप ऑफ टास्क, ठीक है। इन ऑल दिस केसेस देयर आर ओनली टू चॉइसेस, ठीक है। ये आपके पास दो ही चॉइस है, दो में से एक को करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको जिन टॉपिक में से दो से ज्यादा चॉइसेस मिल रहा है, ठीक है, इफ देर इज अ रेंज ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स देन द टॉपिक इज ग्रेडेड, तब वो ग्रेडेड पे जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स फंडिंग, टैलेंट, फीमेल डिलिक्वेंसी, बिकमिंग ए गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे आपका सिर्फ दो चॉइस नहीं, बहुत सारी चॉइसेस है इसके अंदर। आर्ट्स फंडिंग के लिए गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकता है, एनजीओ भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। आप फंड्स को कहीं और से भी रेज कर सकते हैं, इसमें ये हो सकता है यार नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है ना। टैलेंट में भी ऐसा नहीं कि या तो टैलेंटेड होगा या बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, सेमी टैलेंटेड भी बच्चे हैं, ठीक है। सो देर आर मोर ऑप्शंस, मोर देन टू ऑप्शंस,
ठीक है ना। इस केस में ये सारे ग्रेडेड के अंदर आएंगे, ठीक है। इन ऑल दीज केसेस देर आर डिग्रीज, ठीक है, ये देखिए, इन ऑल दीज केसेस देर आर डिग्रीज, ठीक है। गवर्नमेंट्स कैन स्पेंड डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन द आर्ट्स, सो इट इज ग्रेडेड। पीपल डू नॉट फिट नीटली इनटू टू ग्रुप्स, टैलेंटेड नॉन टैलेंटेड, ठीक है। ये सिर्फ ये दो ग्रुप में नहीं है, और भी ग्रुप्स हैं, ठीक है। सो ये इसको हम बाइनरी में नहीं लेके जा सकते, देयरफॉर दिस टॉपिक इज ऑल्सो ग्रेडेड। इसलिए आपको ये समझना है कि आप किस टाइप के एस्से लिखने जा रहे हो। आपको अगर बाइनरी टाइप पता लग गया कि ये बाइनरी है, तो आपका राइटिंग स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। ग्रेडेड के लिए आपका राइटिंग स्ट्रक्चर, आपका आइडियाज अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। आपका आइडियाज में चेंजेस आएगा, ठीक है। इन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर आप बेस करके लिखना पड़ेगा। अगर बाइनरी है तो आपका आइडिया किस तरह से डेवलप करोगे, ग्रेडेड है तो किस तरह से डेवलप करोगे, ये हम फर्दर आने वाले एग्जांपल्स में देखेंगे। जब मैं राइटिंग का टास्क करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा, उस टाइम पे मैं ये चीज़ों को वहां पे उजागर करूंगा, ये सारी चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट इन द ये आगे चल रहा है, ठीक है। द चैलेंज इन आइल्स क्वेश्चन दैट में बाइनरी देन आर yes. The challenge in IELTS question is that many questions are presented as binary when they are really graded, and this causes students to use an incorrect language. ये confusion, जहाँ पे confusion आती है ना, वो उस जगह पे ये डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है कि भाई ये बाइनरी टाइप क्वेश्चन है या ग्रेडेड है, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, बेस्ट एग्जांपल, कि some people believe that educated people will always earn much more money than non-educated। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक एजुकेटेड है और एक नॉन एजुकेटेड है। तो हम इस चीज़ को हम क्या करेंगे भाई, ये बाइनरी में डाल देंगे, नॉर्मली ये बाइनरी में डाल देंगे, क्योंकि आइदर एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड, ठीक है ना। जबकि ये ग्रेडेड है। ग्रेडेड क्यों है, एजुकेशन को लेके। एजुकेशन इज नॉट बाइनरी, मैं पहले भी कहा था एजुकेशन बाइनरी नहीं है, एजुकेशन ग्रेडेड सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट बड़ी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सो ये टॉपिक ग्रेडेड के अंदर लेके हमें उस हिसाब से आइडियाज को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके बाद प्रॉस एंड कॉन्स, यानी कि एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स के टाइप का जब हम लिखते हैं, इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ऑफन फेल टू जनरेट एनफ आइडियाज, ठीक है। इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ऑफन फेल टू जनरेट एनफ आइडियाज। रीजन क्या है, द रीजन ये है कि द स्टूडेंट्स यूजुअली या ओनली कंसिडर देयर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस को वो याद करते हैं। जब पढ़ते हैं एडवांटेज ड्रॉबैक लिखना है, तो वो सिर्फ अपने लिमिट तक की जिन जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं वहीं सीमित कर देते हैं, उससे आगे देखते नहीं है, और ना रियलाइज करते हैं कि हाँ इससे भी बहुत चीजें और हैं जो इसको इम्पैक्ट करता है, एडवांटेज को और ड्रॉबैक्स को, ठीक है। अब इसमें मेन चीज क्या है, जब भी आपको कोई भी टॉपिक के बारे में प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में पूछा जा रहा है या एडवांटेज ड्रॉबैक्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप दिमाग में हमेशा एक वर्ड को लेके आओ, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वर्ड को अगर उस क्वेश्चन के साथ आप जोड़ दोगे, इस वर्ड को अगर उस टास्क के साथ जोड़ दोगे, तो आपको बहुत सारी एडवांटेज और बहुत सारे ड्रॉबैक्स नजर आएगा। स्टेक होल्डर्स का मीनिंग क्या है, स्टेक होल्डर्स वो है जो उस बिजनेस के साथ या उस सोच के साथ या जो टॉपिक दिया गया उसके साथ जुड़े हुए बंदे हैं, जिनको इफेक्ट करता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूंगा कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे, उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे, जिसने बिजनेस को स्टैंड किया वो होगा, एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है। जो रॉ मटेरियल दे रहा है वो भी होगा, जो कस्टमर उसको परचेज कर रहा है वो भी होगा, जो चीजें जो लोग उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो भी होंगे, ठीक है। मशीनरी जो बंदे सप्लाई कर रहे हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो हर एक का आप सोचो एडवांटेज हर एक के ऊपर है, ड्रॉबैक हर एक के ऊपर है। तो आपका आइडियाज जो है अब एक छोटे दायरे में नहीं, एक बहुत बड़े दायरे में चला गया। दैट मीन्स यू कैन जनरेट मोर आइडियाज if you are adding the word stakeholders with the task। समझ रहे हो, स्टेक होल्डर्स का आप कहीं भी अगर एडवांटेज ड्रॉबैक पूछ रहा है या प्रॉस एंड कॉन्स पूछ रहा है, जिस भी टॉपिक के ऊपर पूछ रहा है, तो आप उस टॉपिक के स्टेक होल्डर्स कौन है, ये एक बार दिमाग एक बार सोचने की कोशिश करो। अगर इस चीज को आपने सोचा तो बहुत सारी आइडियाज आपके पास आ जाएंगे, देन द राइटिंग विल बिकम स्मूथ। आपको सोचने के लिए जोर देना नहीं पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा उसमें फिर इंपॉर्टेंट जो जो मेन ज्यादा इम्पैक्ट होंगे उनके बारे में आप आइडियाज लिखो उसमें और उसके स्मूथ फ्लो में डालो, ठीक है। नेक्स्ट, डायमेंशंस, टाइम प्लेस एंड कल्चर, ठीक है। ऐसे जब हम लिखते हैं टास्क 2 लिखते हैं, ये क्या जनरल टॉपिक्स के ऊपर है, ठीक है। बाय कंसिडरिंग डिफरेंट टाइम्स स्टूडेंट्स कैन जनरेट मोर आइडियाज।
टाइम्स अभी अभी कुछ एक ऐसा होता है कि आज से 500 साल पहले ऐसा था या 50 साल पहले ऐसा था, आज ऐसा नहीं है, आगे ऐसा चेंजेस आएगा, ये टाइम को लेके है। ठीक है ना। यहाँ पे आपको आइडियाज उस हिसाब से जनरेट करने पड़ेंगे। आज से 100 साल पहले टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं था, आज टेक्नोलॉजी एडवांस है, आज से 50 साल के बाद और एडवांस हो जाएगा। सो आपका राइटिंग, आपका सोच, आपका आइडिया किस वे में आप डेवलप करोगे। वहां पे ये लिख सकते हो कि उस टाइम पे लोग ज्यादा फ्री थे क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं था, उतनी डेवलप भी नहीं था, टेक्नोलॉजी आया, डेवलपिंग शुरू हुआ। ठीक है। तो ये आइडिया सब धीरे धीरे टाइम को लेके, टाइम के चेंजेस में लेके, किस किस जगह पे किस तरह के चेंजेस आई है, वो आप उसको कोरिलेट करोगे। ठीक है। देन आता है जो टॉपिक आपको कहा गया, वो टॉपिक किसी पर्टिकुलर प्लेस को लेके अगर है तो आपको सोचना पड़ेगा उस प्लेस का उस टॉपिक से क्या लेने देना है। ठीक है ना। ये जरूरी है। ठीक है। अब वन चाइल्ड पॉलिसी इंडिया चाइना में लागू हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने वही दिया है, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। द वन चाइल्ड पॉलिसी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है। द वन चाइल्ड पॉलिसी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है। ये सारे कंट्रीज के लिए लागू नहीं हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, चाइना में हो सकता है, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है ना। तो ये प्लेस को लेके आपका टास्क डेवलप होगा, आपका आइडियाज डेवलप करोगे। ठीक है। देन कल्चर, कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, वाइल राइटिंग एन एसे। ठीक है। आप एक ऐसे लिख रहे हो, एक टॉपिक दिया गया, ड्रेस सेंस के ऊपर मान के चलिए टॉपिक है, तो उस टॉपिक को जब आप लिखने जाओगे तो किस टाइप के आइडियाज आप जनरेट करोगे। ड्रेस सेंस इन एशिया, इन एशियन कंट्रीज। ठीक है। इन इंडियन कॉन्टिनेंट। ठीक है। इंडिया में ड्रेस सेंस कैसा है, वेस्टर्न में ड्रेस सेंस कैसा है, अरबियन कंट्रीज में ड्रेस सेंस कैसा है, ये अलग अलग उनके कल्चर को लेके है। सो आइडियाज आप नॉर्मली उस हिसाब से डेवलप करोगे। ठीक है ना। वंस आइडियाज डेवलप हुआ तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, यानी कि स्टार्टिंग पैराग्राफ से लेके आपको ओपनिंग पैराग्राफ से लेके कंक्लूजन तक आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, लॉजिकल चेन मेंटेन करना पड़ेगा। लॉजिकल चेन मींस दिस इज कॉल्ड कोहिशन। ठीक है। कोहिशन मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी कि लिंक मेंटेन करोगे ऊपर से लेके लास्ट तक। ठीक है। द बॉडी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग आइल्स एसे शुड बी फिल्ड विद आइडियाज। आइडियाज आप इनके ऊपर बेस करके आप आइडियाज करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। आइडिया शुड बी डेवलप्ड एंड टेकन टू देयर लॉजिकल कंक्लूजन। लॉजिकल कंक्लूजन यानी कि हर पैराग्राफ में एक लॉजिकल रीजन होगा, एक लॉजिकल लिंकिंग होगा, ताकि क्लियर एक क्लियर थॉट कम्युनिकेट हो। जो आपने लिखा उसको क्लियरली टू द पॉइंट बाय यूजिंग प्रॉपर ग्रामर। ठीक है। सिंपल ग्रामर रखो, सिंपल स्ट्रक्चर्स रखो, जो गारंटेड स्ट्रक्चर्स हो उनको यूज करके आप उसको सही तरह से उसको प्रेजेंट करो। ठीक है। दैट इज कॉल्ड, ये आइडिया जनरेशन के अंदर में आपका ये सारी चीजें काम देगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल। ठीक है। होप आपको आज के इस एपिसोड के अंदर बहुत कुछ चीजें सोचने पे मजबूर करेगा। ठीक है। ये मेरे पिछले एपिसोड्स भी आप देखना जरूर। उसके अंदर इन सारों को जब आप मिलाओगे, आपको एक समरी बनाओगे, तो उसके अंदर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि भाई 6 बैंड से ऊपर जाने के लिए क्या करना है, किस टाइप के चीज़ों को ध्यान रखना है राइटिंग के टाइम पे, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपको 6 एंड अबव बैंड स्कोर करने के लिए। ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट, लोग कहते हैं कि भाई ये 5 वर्ड कर दोगे तो आपका 9 बैंड आ जाएगा, 10 वर्ड कर दोगे तो आपका 9 बैंड आ जाएगा। ठीक है। या ये वर्ड्स आप यूज करोगे तो 7 से नीचे, मतलब ये नहीं, वर्ड्स मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट वो नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है, जो बैंड डिस्क्रिप्टर्स मांग रहे हैं, जो बैंड डिस्क्रिप्टर्स में लिखा हुआ है, और बीइंग ए टी सोल ग्रेजुएट, आइल्स को मैंने पढ़ा है। ठीक है। आइल्स का टीचर ट्रेनिंग लिया हुआ है। ठीक है। जो हमें सिखाई गई उन चीज़ों को लेके मैं आपको आगे इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। बिलीव करो, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, आपका स्कोर गारंटेड है। ठीक है ना। ये 5 वर्ड्स, 10 वर्ड्स, दिस 7 वर्ड्स, दिस 20 वर्ड्स, 30 वर्ड्स, इन चीज़ों पे ये कुछ नहीं करेगा। जब तक आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, आप इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ों को जब तक आप दूर नहीं करोगे, तब तक उन वर्ड्स का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। अगर 5 वर्ड्स लिख के अगर बंदा 9 बैंड ले ले तो सारे 9 बैंड ले लेते आज तक। ठीक है ना। 5.5 डाटा कह रहा है ब्रिटिश काउंसिल का और आइल्स का, आईडीपी का, कि 80% स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 5.5 इन राइटिंग। ये सबसे बहुत हैरान करने वाली चीज है। रीजन क्या है, क्योंकि नो वन इज गिविंग द राइट, मतलब बहुत कम लोग दे रहे हैं जो सही गाइडेंस आपको दे रहे हैं, या सही गाइडेंस के ऊपर फोकस करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है। ये उनमें से एक चीज है। ठीक है। जो मैंने आपको कह रहा हूँ, ये जो
आइल्स की रिक्वायरमेंट है, राइटिंग की रिक्वायरमेंट है, ये आप चाहे उनके ऑफिशियल साइट पे भी जाकर देखो, यही चीज़ें मिलेगा। मैं उन्हीं चीज़ों को थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, डेफिनेटली आप बढ़िया राइटिंग करोगे और अच्छा स्कोर भी आपका होगा। ठीक है, सो बिफोर क्लोजिंग माई एपिसोड वंस अगेन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो न्यू कॉमर्स हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सो दैट मेरे आने वाले एपिसोड्स के अंदर मैं अभी राइटिंग को और फर्दर लेके जाऊंगा। यानी कि अब मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक राइटिंग अगर हम करते हैं तो बैंड डिस्क्रिप्टर के हिसाब से हमारा राइटिंग किस लेवल तक पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, इस चीज को भी आप समझने लगोगे। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।